हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। सो आई होप कि आपने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का वन शॉट अच्छे से देख लिया है। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए चैप्टर नंबर 3 का वन शॉट लेक्चर। जितना हो सके उतना रेगुलर बेसिस पे हम आपको वन शॉट लेक्चर्स प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है बोर्ड एग्जाम्स नजदीक आ गए हैं और अब आपको रिविजन करना सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो भी कम टाइम में सबसे अच्छे तरीके से। तो आई मेक श्योर कि मैं कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा टॉपिक कवर करूं, और वो भी डिटेल में। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपका एक भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। और अगर आपको नहीं पता तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि हमारा ऐप है प्ले स्टोर पर। ऐप में बहुत सारे फ्री मटेरियल वाले पीडीएफ हैं। 1000 फ्री एमसीक्यूज हमने आपको दिए हुए हैं, तो एक बार हमारा ऐप इंस्टॉल करके एक्सप्लोर करो। और जिन बच्चों को अपनी सीईटी की प्रिपरेशन हमारे साथ लाइव करनी है तो वो वरदान बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। वरदान बैच चालू हो चुका है और 2 चैप्टर्स ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडेज चैप्टर। आज का जो चैप्टर है इसका ऑन एन एवरेज अगर हम वेटेज देखें तो वेटेज इसका बनता है कुछ 4 to 6 मार्क्स फॉर बोर्ड एग्जाम्स, और इसी के आसपास का वेटेज सीईटी में भी है। अब इनहेरिटेंस वर्ड का मतलब क्या होता है और वेरिएशन मतलब क्या होता है? इनहेरिटेंस मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। सिंपल मीनिंग जो आप लोगों ने 10वीं में भी पढ़ा था। और वेरिएशन वर्ड का मतलब होता है कि जब दो ऑफस्प्रिंग्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो दोनों के 50-50% कैरेक्टर्स बच्चे में आते हैं, और फिर बच्चे में हमको कुछ नया कैरेक्टर दिखाई देता है। 50% मदर का, 50% फादर का मिलाकर कुछ नया बनता है, उसको बोलते हैं वेरिएशन। तो इस चैप्टर में हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले हैं। मेंडल सर कहाँ पे थे, कहाँ से थे, उन्होंने क्या काम किया, क्या डिस्कवरी की, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो ये जो थियोरी वाला पार्ट है वो मैंने आपको यहाँ पर पॉइंट के फॉर्म में दिया हुआ है। मेंडल सर, ग्रेगोर जोहन मेंडल, जिनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये पैदा कब हुए थे? 1822 में पैदा हुए थे। 1884 में इनकी डेथ हुई थी। ये पैदा हुए थे गरीब किसान की फैमिली में, ऑस्ट्रिया मोराविया में। मतलब मेंडल सर के दूर दूर तक खानदान में 100 सालों तक सारे के सारे फार्मर भरे हुए थे। किसी ने भी बहुत ज्यादा एजुकेशन नहीं लिया था या बहुत ज्यादा हाईटेक स्किल्स नहीं एक्वायर किए थे, सारे फार्मिंग फील्ड में ही थे। लेकिन मेंडल सर को एजुकेशन में बहुत इंटरेस्ट था। इनको फिजिक्स और मैथमेटिक्स बहुत अच्छा लगता था, लेकिन फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं चर्च ज्वाइन करूं, क्योंकि चर्च में जब ज्वाइन होते हैं उस टाइम पे इन अ फॉर्म ऑफ अ मॉन्क, यानी जब आप भिक्षुक बनकर या साधु बनकर चर्च में ज्वाइन होते हो तो वो लोग आपकी स्कॉलरशिप भी फंड करते हैं, मतलब स्पॉन्सर करते हैं, प्लस आप चर्च में भी कंट्रीब्यूट करते हो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो इन्होंने 1843 में चर्च ज्वाइन किया एज अ मॉन्क। वहीं पर ये काम भी करते थे और वहीं से इनकी पढ़ाई भी स्पॉन्सरशिप होती थी। 1847 में इनका काम इतना अच्छा था कि इनको अपने मोनेस्ट्री का, यानी उस पर्टिकुलर जोन का हेड बना दिया गया। ओके। इन 1851 ये अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए वियना गए, यूनिवर्सिटी ऑफ वियना, टू स्टडी नेचुरल हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। और फाइनली इन्होंने बायोलॉजी में जेनेटिक्स ये कॉन्सेप्ट हमको दिया, और इसीलिए तब से इनका नाम पड़ा फादर ऑफ जेनेटिक्स। थोड़ा सा और डिटेल में काम किसने किया जेनेटिक्स की फील्ड में? बेटसन ने, इसीलिए फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बेटसन को कहा जाता है। और एक्सपेरिमेंट करके बहुत सारी न्यू चीजें हमको एक्सप्लेन की थॉमस हंट मॉर्गन ने। तो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स थॉमस हंट मॉर्गन को कहा जाता है। अभी देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आई थिंक आपको 2024 में पूछा गया है। व्हाट आर द रीजन फॉर सक्सेस ऑफ मेंडल, यानी मेंडल ने ऐसा क्या काम किया जिसकी वजह से मेंडल के एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गए? तो देखो, मेंडल सर एक किसान आदमी थे। जिस चर्च में वो रहते थे, चर्च के पीछे जो बैकयार्ड था वहां पे ना बहुत सारी एम्प्टी स्पेस थी। तो इन्होंने अपना किसान वाला दिमाग चलाया और इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ पर वेजिटेबल्स ग्रो करूँ। चर्च में बाकी के जो बच्चे रहते हैं उनके लिए खाना भी ग्रो हो जाएगा और यूज भी हो जाएगी जगह। तो इन्होंने ना वटाना ग्रो करना स्टार्ट किया, क्योंकि वटाना सबको पसंद है, पूरा साल उगता है, हर 3 महीने में उसकी नई खेती आप उगा सकते हो। ठीक है। तो इन्होंने वटाना ही क्यों सिलेक्ट किया, ये क्वेश्चन भी कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है। तो वटाना इजीली अवेलेबल होता है, जल्दी जल्दी ग्रो होता है। एक ही वटाने में आपको बहुत सारी सीड्स मिलती हैं। वटाने में हमको बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। इसको हम आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेट भी कर सकते हैं, और नेचुरली ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसीलिए सेल्फ पॉलिनेशन दिखाता है। तो वटाने के इतने सारे कैरेक्टर्स थे, इसीलिए इन्होंने वटाना चूज किया। चाहते तो ये आलू गोभी भी उगा सकते थे, लेकिन नहीं, इन्होंने वटाना सिलेक्ट किया क्योंकि उसमें प्रोटीन होता है, उसमें बहुत कुछ कंटेंट्स होते हैं। ठीक है। अब मेंडल सर का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल क्यों हुआ, कैसे हुआ? क्योंकि मेंडल सर जो भी एक्सपेरिमेंट करते थे काफी प्लानिंग के साथ करते थे। मेंडल सर हर एक डेटा को केयरफुली रिकॉर्ड करते थे। ऐसा नहीं कि आज का एक्सपेरिमेंट फेल हो गया तो मैं आज का रिजल्ट नहीं रिकॉर्ड करूंगा।
हर एक डेटा को केयरफुली रिकॉर्ड करना, हर एक डेटा को प्रॉपरली लिख कर रेशियो के फॉर्म में नोट करना, ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स भी स्टडी करते थे। अभी जैसे सिर्फ एक ही कैरेक्टर की स्टडी करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसके और कौन से वेरिएशंस हो सकते हैं। तो मेंडल सर एक ही कैरेक्टर की अलग अलग वैरायटी भी स्टडी करते थे। जैसे अगर बड़ा प्लांट है तो छोटे प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स भी स्टडी करेंगे, तो ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर स्टडी करते थे। स्पेसिफिकली मेंडल सर ने वटाने के प्लांट में 7 ऐसे कैरेक्टर्स डिसाइड किए जो कि इजीली विजिबल हो, मतलब ऐसे कैरेक्टर्स जिनको देखने के लिए कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी की जरूरत ना पड़े। तो 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स वर कंट्रोल्ड बाय सिंगल फैक्टर। ये सारी चीजें हमको मेंडल सर ने बताई, और मेंडल सर ने हमको डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस वाला कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो मेंडल सर के एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होने के रीजन ये थे कि इन्होंने स्टैटिस्टिकल मेथड यूज किया, मैथमेटिकल लॉजिक यूज किया, इनके पास हर एक एक्सपेरिमेंट का एग्जैक्ट रिकॉर्ड्स अवेलेबल थे, इनका सैम्पलिंग साइज बड़ा था, मतलब ये जो भी एक्सपेरिमेंट करते थे 1 या 2 वटाने के साथ नहीं करते थे, हजारों वटाने के साथ करते थे, ताकि जो भी रिजल्ट इनको मिले ये उस रिजल्ट को लेकर 100% श्योर रहे कि हाँ इसका ऐसा रिजल्ट आया, मतलब ये सही है। और ये हर एक अपने एक्सपेरिमेंट के पीछे थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन भी देते थे, ऐसा नहीं था कि सिर्फ तुक्के से ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो इन रीजंस की वजह से मेंडल सर का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ। अब मेंडल सर ने जो 7 कैरेक्टर सिलेक्ट किए थे वटाने प्लांट के, वो कौन से कैरेक्टर्स थे, ये टेबल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है सीईटी और बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहली बात, वटाने का साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम, ये आपको याद रखना है। इसके जो कैरेक्टर्स है, कुछ कैरेक्टर्स डोमिनेंट है, कुछ कैरेक्टर्स रिसेसिव है। डोमिनेंट कैरेक्टर्स मतलब जो विजिबल होते हैं जब फर्स्ट जनरेशन आती है, और रिसेसिव कैरेक्टर्स यानी कि जो जल्दी विजिबल नहीं होते हैं। रिसेसिव कैरेक्टर्स सिर्फ तभी विजिबल होते हैं जब 2 रिसेसिव जीन्स आपस में क्रॉस करती हैं। तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं, ये रिसेसिव कैरेक्टर्स हैं। आपको ये सारे कैरेक्टर्स याद रखने हैं, क्योंकि कभी कभी मैच द कॉलम के फॉर्म में कैरेक्टर्स आपको दिया जाता है और आपको पूछा जाता है कि डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर्स का आपस में मैच द कॉलम करो, तो आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, अभी देखो मेंडल सर ने 7 कैरेक्टर्स लिए थे, यानी कि हमारे वटाने में टोटल 14 क्रोमोसोम्स होते हैं। 14 क्रोमोसोम्स यानी कि 7 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं। अब मेंडल सर ने जो 7 कैरेक्टर्स लिए, वो 7 कैरेक्टर्स 7 क्रोमोसोम्स में डिवाइडेड थे या फिर एक क्रोमोसोम पे 2, एक क्रोमोसोम पे 3। तो आगे जाके जब इसकी डिटेल स्टडी हुई माइक्रोस्कोप की मदद से, मेंडल सर को माइक्रोस्कोप यूज करना नहीं आता था, उन्होंने माइक्रोस्कोप यूज नहीं किया था, लेकिन मेंडल सर की डेथ के बाद जब माइक्रोस्कोप यूज होने लगा तब पता चला कि वटाने प्लांट में जो 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, हर एक क्रोमोसोम पे एक जीन नहीं प्रेजेंट है, कुछ क्रोमोसोम पे 2-2 जीन्स प्रेजेंट है, कुछ क्रोमोसोम पे एक भी जीन नहीं है जो मेंडल सर ने कंसिडर की थी। हो सकता है इसमें लीफ वाली जीन हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे 2-2 जीन्स हैं, यहाँ एक भी नहीं है, यहाँ पर एक है, यहाँ एक भी नहीं है। तो यहाँ पर बेसिकली कौन से क्रोमोसोम नंबर पे कौन सा जीन है, ये आपको नीट में पूछा जाता है, सीईटी या बोर्ड्स में नहीं पूछा जाता, पण हे नीट मध्ये विचारलं जातं, म्हणून हे तुम्ही लक्षात ठेवू शकता। पहली चीज की वटाने में कितने क्रोमोसोम्स रहते हैं और कौन से क्रोमोसोम पे कौन सा कैरेक्टर रहता है। बोर्ड्स के हिसाब से अभी जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखो फॉर बोर्ड्स। ओके, अभी देखो ये चैप्टर समझने से पहले आपको कुछ टर्म्स अच्छे से समझ में आने चाहिए, तो ही आपको आगे का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अभी सबसे पहला टर्म है कैरेक्टर और ट्रेट, ये दोनों एक ही छाली के चट्टे बट्टे हैं। कैरेक्टर मतलब क्या होता है और ट्रेट मतलब क्या होता है। कैरेक्टर मतलब एक स्पेसिफिक फीचर जो आपको दिखाई देता है, और ट्रेट मतलब उसके टाइप्स। अभी फॉर एग्जांपल हाइट, ये एक स्पेसिफिक फीचर है। अब हाइट 2 टाइप की होती है, या तो इंसान छोटा होता है या तो इंसान बड़ा होता है, तो इसको ट्रेट बोलते हैं। हाइट एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है और इसके टाइप को ट्रेट्स बोलेंगे। अभी फैक्टर और जीन का मतलब भी सेम होता है। फैक्टर मतलब क्या होता है, डीएनए के एक छोटे से सेगमेंट को फैक्टर बोलते हैं। ये डीएनए है, ये डीएनए का छोटा सा सेगमेंट, इसको हम फैक्टर बोलते हैं। ये फैक्टर को ही जीन बोला जाता है, ये मेंडल सर ने बाद में बताया। पहले मेंडल सर को नहीं पता था कि इसको जीन बोलते हैं, तो पहले इसको उन्होंने नाम फैक्टर दे दिया, बाद में इसी फैक्टर का नाम जीन पड़ा। अभी जैसे कैरेक्टर के 2 टाइप्स होते हैं, वैसे जीन के भी 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, जीन के टाइप्स को हम बोलते हैं अलील्स। अब अलील्स के 2 टाइप कौन से होते हैं, एक डोमिनेंट अलील होता है, एक रिसेसिव अलील होता है। तो अलील मतलब जीन के टाइप्स। ओके, अब डोमिनेंट और रिसेसिव मतलब क्या होता है। डोमिनेंट अलील मतलब जो एक्सप्रेस होता है, और रिसेसिव अलील मतलब जो दब जाता है। ये देखो यहाँ पर कैपिटल डी है, तो ये पूरा कैपिटल डी एक्सप्रेस हुआ है, लेकिन जब कैपिटल डी के साथ स्मॉल डी है तो यहाँ पर दिखने में सिर्फ कैपिटल डी ही दिखाई देगा,
क्योंकि छोटा वाला डी दब जाएगा क्योंकि वो रिसेसिव है। तो जब हम फर्स्ट क्रॉसिंग करते हैं, जब आप एक डोमिनेंट पेरेंट और एक रिसेसिव पेरेंट को क्रॉस करते हो, तो हमेशा डोमिनेंट पेरेंट ही एक्सप्रेस होता है। तो जो एक्सप्रेशन F1 जनरेशन में दिखाई देता है उसको डोमिनेंट अलील बोलते हैं। और जो जब आपको रिसेसिव कैरेक्टर्स दिखाई देंगे तब वो रिसेसिव अलील है। पर रिसेसिव कैरेक्टर्स कब दिखाई देंगे? दिस अलील इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट अलील। रिसेसिव कैरेक्टर तब तक एक्सप्रेस नहीं होगा जब तक उसके साथ डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है। रिसेसिव कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ तब एक्सप्रेस होता है जब दोनों अलील्स रिसेसिव होंगे। अगर दोनों अलील्स रिसेसिव हैं तो ही आपको रिसेसिव कैरेक्टर देखने को मिलेगा। रिसेसिव अलील कभी भी डोमिनेंट कैरेक्टर के साथ एक्सप्रेस नहीं होता, ठीक है। फिनोटाइप और जीनोटाइप मतलब क्या होता है? फिनोटाइप अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो फिनोटाइप मतलब बाहर से जो दिखाई देता है उसको फिनोटाइप बोलते हैं। प्लांट मुझे लंबा दिख रहा है मतलब टॉल प्लांट है, प्लांट मुझे छोटा दिख रहा है मतलब डॉर्फ प्लांट है। अभी वो प्योर है कि हाइब्रिड है ये नहीं पता, पर दिखने में मुझे जो दिखाई दे रहा है दैट इज फिनोटाइप। और जीनोटाइप मतलब उसका रियलिटी क्या है। अभी दिखने में कुछ कुछ लोग बाहर से बहुत स्ट्रांग होते हैं, एकदम बॉडी बिल्डर दिखते हैं, पर मालूम पड़ा कि अंदर से उनको बहुत सारी बीमारी है। तो फिनोटाइप मतलब जो दिखाई दे रहा है और जीनोटाइप मतलब जो अंदर से रियलिटी है। तो दिखने में अगर कोई प्लांट टॉल दिखाई दे रहा है तो अब ये प्लांट प्योर है कि हाइब्रिड है, ये आपका कंफ्यूजन आ जाता है। मतलब इसके पास दोनों अलील्स कैपिटल टी है या फिर एक कैपिटल और एक स्मॉल है ना। तो जब आप ये चेक करते हो इसको जीनोटाइप बोलते हैं। और जब आप सिर्फ बाहर से वो प्लांट कैसा दिखाई दे रहा है, जब आप ये चेक करते हो तो इसको फिनोटाइप बोलते हैं। अभी होमोजाइगस मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो। जाइगस वर्ड का मतलब है अलील, ठीक है, और लोगस मतलब होता है लोकेशन। अगर क्रोमोसोम्स के पास मदर से क्रोमोसोम आया, फादर से क्रोमोसोम आया और दोनों अलील्स डोमिनेंट है, दोनों सेम टाइप के अलील्स है, तो उसको होमोजाइगस अलील बोलते हैं। यहाँ पर कैपिटल ए है, यहाँ पर भी कैपिटल ए है, यहाँ पर भी कैपिटल ए, यहाँ पर भी कैपिटल ए, तो ये होमोजाइगस है। हेटेरोजाइगस मतलब क्या होता है? एक डोमिनेंट के साथ एक रिसेसिव, तो इसको हाइब्रिड बोलते हैं। हेटेरोजाइगस को हम हाइब्रिड भी बोलते हैं। हेटेरोजाइगस यानी हाइब्रिड। प्योर लाइन को ही हम होमोजाइगस बोलते हैं। इसका मीनिंग और इसका मीनिंग सेम है, दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है। मोनोहाइब्रिड और F1 जनरेशन मतलब क्या होता है? मोनोहाइब्रिड मतलब जब आप एक कैरेक्टर को क्रॉस करते हो और वो कैरेक्टर के आप दो अलग अलग टाइप्स लेते हो। अभी जैसे समझो मेंडल सर ने 7 कैरेक्टर लिया था, प्लांट का हाइट, फ्लावर का कलर, फ्लावर का पोजीशन, ऐसे 7 अलग अलग कैरेक्टर्स लिए थे। उसमें से मैं सिर्फ हाइट वाला कैरेक्टर का एग्जाम्पल लेती हूँ और या फिर कलर वाला कैरेक्टर का एग्जाम्पल लेती हूँ, लेकिन मैं उसके दोनों कैरेक्टर्स लूंगी, डोमिनेंट कैरेक्टर भी लूंगी, रिसेसिव कैरेक्टर भी लूंगी। तो जब आप एक कैरेक्टर के 2 ट्रेट्स लेते हो इसको बोलते हैं मोनो हाइब्रिड। मतलब मैंने इसका डोमिनेंट ट्रेट भी लिया और इसका रिसेसिव ट्रेट भी लिया, बट एक ही कैरेक्टर है। फॉर एग्जाम्पल मैं हाइट की बात करती हूँ, दिस इज 1 कैरेक्टर, ये एक कैरेक्टर है और इसके मैं दोनों ट्रेट्स लेने वाली हूँ, टॉल एंड ड्वार्फ। तो मैंने एक ही कैरेक्टर लिया बट इसके 2 अलग अलग वेराइटी लिया, तो इसको बोलेंगे मोनो हाइब्रिड। अभी इसको जब आप क्रॉस करोगे तो इससे जो बच्चा मिलेगा, समझो यहाँ पर इसका जो जीनोटाइप है, यहाँ पर इसका जो जीनोटाइप है कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें से एक गैमेट आएगा, इसमें से एक गैमेट आएगा और बच्चा आपको ऐसा मिलेगा। तो ये जो बच्चा है ये हाइब्रिड बच्चा है, ना तो ये मतलब प्योर टॉल है ना ये प्योर डॉर्फ है। दिखने में ये टॉल दिखाई दे रहा है बट रियलिटी में ये हाइब्रिड है, तो इसको बोलते हैं मोनो हाइब्रिड। और 2 पेरेंट्स से मिला के पहला बच्चा जो बनता है इसको F1 जनरेशन बोलते हैं। अब इससे जो बच्चे पैदा होंगे उनको F2 जनरेशन बोलेंगे। तो F1 जनरेशन मतलब होता है पहला बच्चा, खानदान का पहला बच्चा। अभी यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। अभी समझो मैं अपने घर में बड़ी हूँ तो मैं F1 जनरेशन हूँ, तो मेरे बाद मेरा भाई पैदा हुआ तो क्या वो F2 जनरेशन हो जाएगा? नहीं, हमारे पेरेंट्स तो सेम है ना। अगर आप पेरेंट्स सेम रख रहे हो तो इन पेरेंट्स से जितने भी बच्चे पैदा होंगे सारे बच्चे F1 जनरेशन रहेंगे। अभी मेरा बच्चा जब पैदा होगा वो सेकेंड जनरेशन होगा, दैट विल बी F2 जनरेशन। मेरे पेरेंट्स से जितने भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, मैं पैदा हुई, मेरा भाई पैदा हुआ, फिर भाई पैदा हुआ, तो हम सब फर्स्ट जनरेशन है। हमारे बाद वाले जो बच्चे आएंगे वो सेकेंड जनरेशन, फिर उनके बच्चे होंगे तो थर्ड जनरेशन, ऐसे F1 F2 जनरेशन होता है। तो F2 जनरेशन यानी कि इसके बच्चे, F1 जनरेशन के बच्चे को F2 जनरेशन बोलते हैं।
पुनेट स्क्वायर मेथड क्यों यूज किया जाता है? जब आप F2 जनरेशन निकालते हो तो ऐसा मेथड कैलकुलेट करने में ना काफी कंफ्यूजन होता है, ये इसके साथ, 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 इसको फोक लाइन मेथड बोलते हैं। ठीक है, दिस इज फोक लाइन मेथड, बट ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है, इसीलिए पुनेट नाम के साइंटिस्ट ने ऐसा एक चेकर बोर्ड मेथड निकाला जिसमें कैलकुलेशन करना इजी होता है और आप फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? ऐसे क्रोमोसोम्स, देखो मैंने आपको पहले ही बोला था, जाइगस मतलब क्या होता है? जाइगस मतलब अलील। ओके, हम अलील की बात करते हैं, और लोगस मतलब क्या होता है? यहाँ पर हम लोकेशन की बात करते हैं। अभी समझो एक क्रोमोसोम मदर का है, एक क्रोमोसोम फादर का है, दोनों क्रोमोसोम्स आकर आपस में मिक्स हो रहे हैं। ठीक है, दोनों के पास कलर वाला अलील है, ये भी कलर है और ये भी कलर है। अभी इसका जो कलर वाला अलील है वो व्हाइट कलर है, यहाँ पर पर्पल कलर है, कलर अलग अलग है लेकिन लोकेशन दोनों की सेम है। तो दोनों की लोकेशन अगर सेम है तो इसको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। कलर कोई भी होने दो, कलर अलग अलग रहेगा तो जो डोमिनेंट कलर होगा वो एक्सप्रेस होगा, लेकिन उसका लोकेशन सेम होना चाहिए तो ही आपस में वो क्रोमोसोम्स क्रॉसिंग ओवर करेंगे। अभी बैक क्रॉस क्या होता है और टेस्ट क्रॉस क्या होता है, ये मैं आपको सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करती हूँ। आपके टेक्स्ट बुक में एक डायग्राम दिया है बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस का, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ तो बाद में एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। ये देखो, बैक क्रॉस मतलब क्या होता है और टेस्ट क्रॉस मतलब क्या होता है? अपने पास एक अननोन फ्लावर है, हम इस फ्लावर को F1 कंसिडर करेंगे कि ये अपना F1 फ्लावर है। अब मुझे पता करना है कि ये जो फ्लावर है ये प्योर पर्पल है या प्योर रेड है या फिर ये हाइब्रिड है, मुझे ये पता करना है। मतलब दिखने में तो मुझे ये पर्पल कलर का दिखाई दे रहा है या रेड कलर का दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सच में प्योर है कि हाइब्रिड है ये कैसे पता चलेगा? तो हम F1 जनरेशन को क्या करेंगे, मतलब हमको ये जो अननोन फ्लावर मिला है इसके गैमेट को हम रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करके देखेंगे। इसी स्पीशीज का रिसेसिव पेरेंट व्हाइट कलर का है। ठीक है, देखो दिखने में मुझे ये डोमिनेंट दिखाई दे रहा है पर मुझे कंफर्म नहीं पता कि ये प्योर है कि हाइब्रिड है, तो मैं इसको इसी स्पीशीज के रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करूंगी। जब मैं इसको इसके रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करूंगी, अगर मुझे सारे पेरेंट्स डोमिनेंट दिखाई दिए, मतलब ये खुद वायलेट कलर का था, अगर मुझे सारे बच्चे वायलेट कलर के दिखाई दिए मतलब ये प्लांट प्योर है। लेकिन अगर ऐसा सिनारियो नहीं आया, अगर मुझे रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करने के बाद 50% प्लांट्स पर्पल दिखाई दे रहे हैं और 50% प्लांट्स व्हाइट दिखाई दे रहे हैं, मतलब 1:1 का रेशियो मुझे दिखाई दे रहा है। अगर ये रेशियो दिखाई दिया मतलब जो मेरा अननोन प्लांट था वो हाइब्रिड है। तो अगर आपको सारे प्लांट सेम दिखते हैं तो वो डोमिनेंट है, और अगर आपको 1:1 का रेशियो दिखाई देता है मतलब कि आपका जो अननोन प्लांट है वो हाइब्रिड है। तो टेस्ट क्रॉस मतलब क्या होता है? टेस्ट क्रॉस में हम जो F1 प्लांट है इसको रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करते हैं। और ये क्यों किया जाता है? टेस्ट क्रॉस हम क्यों करते हैं? टू फाइंड द जीनोटाइप ऑफ अननोन प्लांट। अननोन प्लांट का जीनोटाइप फाइंड आउट करने के लिए हम इसका टेस्ट क्रॉस करते हैं। ठीक है, देखो ये वन शॉट लेक्चर है इसीलिए मैं वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि टाइम कम है और ज्यादा रिवीजन करना है। अगर आपको कोई टॉपिक में डाउट है ना तो आप हमारा डिटेल वाला लेक्चर भी जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट अवेलेबल है चैनल पे। डिटेल वाले लेक्चर में मैंने एक एक वर्ड पढ़ाया है तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो उनके लिए है जिनको क्विक रिविजन करना होता है। ओके, तो टेस्ट क्रॉस मतलब क्या होता है? जब हम F1 प्लांट को रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करेंगे ताकि हमको अननोन प्लांट का जीनोटाइप पता चल सके। बैक क्रॉस मतलब क्या होता है? हमको यहाँ पर जीनोटाइप विनोटाइप फाइंड आउट नहीं करना है। F1 प्लांट को आप रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करो या डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर हमारा गोल क्या होता है? टू इंक्रीज पॉपुलेशन, हमको बस बहुत सारा पॉपुलेशन बढ़ाना है बस। तो चाहे आप किसी भी प्लांट के साथ क्रॉस करो, हमको बहुत सारे फ्लावर्स ग्रो करने हैं। बैक क्रॉस का ये गोल होता है। अभी देखो यहाँ पर आप रिसेसिव पेरेंट और डोमिनेंट पेरेंट दोनों के साथ क्रॉस करते हो, तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ दैट बैक क्रॉस इज अ टाइप ऑफ टेस्ट क्रॉस, बट टेस्ट क्रॉस इज नॉट बैक क्रॉस, क्योंकि टेस्ट क्रॉस में सिर्फ रिसेसिव पेरेंट आता है, यहाँ डोमिनेंट पेरेंट नहीं आता। लेकिन यहाँ पर रिसेसिव भी आता है, डोमिनेंट भी आता है। तो बैक क्रॉस इज अ टाइप ऑफ टेस्ट क्रॉस बट टेस्ट क्रॉस इज नॉट बैक क्रॉस, ये स्टेटमेंट याद रखो। ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस क्या होता है, बैक क्रॉस क्या होता है, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आगे बढ़ते हैं।
जीनोटाइप रेशियो और फिनोटाइप रेशियो क्या होता है? जब आप कैलकुलेशन करते हो, अभी देखो यहाँ पर मैंने F1 जनरेशन निकाला, अभी ये F1 जनरेशन का हमने सेल्फिंग किया, मतलब ये प्लांट अपने ही भाई बहन के साथ वापस से रिप्रोडक्शन कर रहा है। अभी मुझे यहाँ पर दिखने में 4 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। अभी ध्यान से देखो, सिर्फ इसका फिनोटाइप देखो, फिनोटाइप मतलब दिखने में ये कैसे दिख रहे हैं। तो ये प्लांट दिखने में टॉल दिख रहा है, टॉल दिख रहा है, टॉल दिख रहा है, मतलब दिखने में मुझे 3 प्लांट्स टॉल दिखाई दे रहे हैं और सिर्फ एक ही प्लांट छोटा दिखाई दे रहा है। तो इसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा? 3:1। फिनोटाइप रेशियो मतलब जो बाहर से दिखाई देता है, तो इसका फिनोटाइप रेशियो है 3:1। अभी अंदर से इसका जीनोटाइप कैसा होगा, इसकी असलियत कैसी होगी? तो इसका जीनोटाइप कैसा है? ये वाला प्लांट प्योर टॉल है, तो प्योर टॉल एक ही है, और बाकी जो 2 टॉल हैं ये दोनों हाइब्रिड हैं, और प्योर डॉर्फ वापिस एक ही है। तो प्योर टॉल एक ही है, फिर हाइब्रिड है, और फिर प्योर डॉर्फ है। तो असलियत कुछ और निकली। दिखने में तीनों टॉल दिख रहे थे, बट उसमें से प्योर सिर्फ एक ही निकला, बाकी 2 मिलावटी निकले। तो जब आप उसकी असलियत पहचानते हो, जब आप उसके जीनोटाइप फाइंड आउट करते हो, तो उसको बोलते हैं जीनोटाइप रेशियो। ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम क्या करते हैं? एक ही कैरेक्टर लेते हैं। यहां पर मैंने हाइट लिया, हम यहां पर एक ही कैरेक्टर लेते हैं और उसके दोनों ट्रेट्स को साथ में क्रॉस करते हैं। अ क्रॉस बिटवीन पेरेंट्स डिफरिंग ओनली इन 1 ट्रेट, हम यहाँ पर सिर्फ उसका एक ही कैरेक्टर ले रहे हैं, यानी कि हाइट, तो इसको मोनोहाइब्रिड बोलेंगे। ठीक है। डाई हाइब्रिड में क्या होता है? यहाँ पर हम 2 कैरेक्टर्स को एक साथ क्रॉस करते हैं। अभी जैसे समझो मुझे कोई वटाना मिला, तो ये वटाना जो है, समझो अभी मैगी का सीजन, ठंडी का सीजन चल रहा है, आप मैगी में वटाना डाल के खाते हो, मतलब मुझे तो वटाने वाली मैगी पसंद है। तो वटाना 2 कलर का होता है, येलो कलर का भी होता है, ग्रीन कलर का भी होता है। येलो उसका रियल डोमिनेंट कलर है और ग्रीन रिसेसिव कलर है। अभी दिखने में मुझे ये वटाना ग्रीन कलर का दिख रहा है, लेकिन ये वटाने का शेप अच्छा नहीं है। तो मैं कलर और शेप अगर दोनों साथ में स्टडी करूं, वटाने का कलर और वटाने का शेप, वटाने का कलर और वटाने का शेप, मैं 2 कैरेक्टर को एक साथ स्टडी कर रही हूँ, तो उसको बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो जब आप डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हो, यहाँ पर हमने कलर और शेप दोनों लिया है, तो ये उसका डोमिनेंट कलर और डोमिनेंट शेप है, ये उसका रिसेसिव कलर और रिसेसिव शेप है। इसका हमने F1 जनरेशन निकाला, कैपिटल Y में से एक गैमेट, कैपिटल R में से एक गैमेट, इधर से एक गैमेट, इधर से एक गैमेट, ये मुझे F1 जनरेशन मिला। अब इसके हमने गैमेट्स बनाए हैं। अभी नंबर ऑफ गैमेट्स फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। आपको अगर जीनोटाइप दिया है, समझो आपको जीनोटाइप दिया है AA, BB, CC, तो इसमें कितने नंबर ऑफ गैमेट्स बनेंगे, कैसे फाइंड आउट करोगे? तो इसका एक फॉर्मूला होता है 2n। n मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ हाइब्रिड पेयर्स, कितने अलील हाइब्रिड है वो फाइंड आउट करना है। ये देखो, ये हाइब्रिड है, ये हाइब्रिड नहीं है, ये प्योर है, तो इसको नहीं काउंट करना है। दिस इज हाइब्रिड, तो मतलब 2 पेयर हाइब्रिड है, तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी। सो देयरफॉर तो n की वैल्यू क्या हो गई? इधर पे 2 हो गई। यहाँ पर 2 हाइब्रिड पेयर्स है, तो 2 मतलब आपको 4 टाइप के गैमेट्स मिलने वाले हैं। ये देखो, एक बार कैपिटल Y जाएगा कैपिटल R के साथ, एक बार कैपिटल Y जाएगा स्मॉल r के साथ, फिर स्मॉल y जाएगा कैपिटल R के साथ और स्मॉल y जाएगा स्मॉल r के साथ। तो यहाँ पर हमको 4 टाइप के गैमेट्स मिले। ये देखो, तो आपको कोई भी जीनोटाइप दिया रहे, आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके नंबर ऑफ गैमेट्स फाइंड आउट कर सकते हो। अब आपस में इसको क्रॉस करना चालू करो और फिर इसका फिनोटाइप रेशियो निकालो और जीनोटाइप रेशियो निकालो। फिनोटाइप रेशियो मतलब क्या होता है कि दिखने में कितने वटाने येलो हैं और गोल है। तो कितने वटाने येलो है और गोल है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब कितने वटाने ग्रीन है और गोल है? ग्रीन होने चाहिए स्मॉल y और राउंड होने चाहिए। 1 2 3। कितने वटाने येलो कलर के हैं लेकिन खराब है? 1 2 3। और कितना वटाना ग्रीन है और खराब है? 1। तो ये इसका फिनोटाइप रेशियो, बाहर से मुझे ये ऐसा दिखाई दे रहा है। अब इसका जीनोटाइप रेशियो कैसे कैलकुलेट करोगे? ध्यान से देखो, सारे के सारे अलील्स कैपिटल होने चाहिए, ऐसा सिर्फ एक ही बच्चा है, बाकी सब अलग है। ये सारे चारों अलील्स कैपिटल है, ऐसा एक ही बच्चा दिखाई देगा। अभी ये देखो, यहाँ पर 3 अलील्स कैपिटल है, सिर्फ चौथा अलील स्मॉल है। स्टार्टिंग के 3 कैपिटल है, इसको कट कर दो। अब इसको देखो, स्टार्टिंग के 2 कैपिटल 2 स्मॉल, ऐसा सिर्फ एक ही बच्चा दिखाई देगा। आप पूरे टेबल में ढूंढ लो, आपको ऐसा बच्चा वापिस नहीं मिलेगा।
अब ये देखो यहाँ पर सिर्फ सेकंड वाला स्मॉल है, बाकी तीनों कैपिटल है, तो यहाँ पर फिर से आ गया 2, एक का डबल एक का डबल। अब ध्यान से देखो ये चारों सेम है, एग्जैक्टली सेम है, सारे के सारे अल्फाबेट्स डिट्टो सेम है, सबका सीक्वेंस सेम है, तो यहाँ पे आ गया 4। अभी इसका ट्रिक क्या है पता है, आपको इसी में उल्टा ऑर्डर जाना है, 4 के बाद वापिस से लिख दो 2, क्योंकि ये देखो ये दोनों सेम है, फिर 2 के बाद आएगा 1, ये देखो ये वाला अलग है, फिर 1 के बाद आएगा 2, ये देखो ये दोनों सेम है, और फिर 2 के बाद आएगा 1। तो आपको ये इसी ऑर्डर में ये रेशियो निकालना होता है, इसको बोलते हैं जीनोटाइप रेशियो। मतलब एग्जैक्टली कितने प्योर राउंड हैं, कितने प्योर येलो है लेकिन हाइब्रिड राउंड है, तो ये जीनोटाइप रेशियो आप इस हिसाब से निकाल सकते हो। अभी सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको यहाँ पर एक शॉर्टकट लिख कर दिया है। अगर आपको पूछा कि जब आप डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हो तो आपको 16 बच्चे मिलते हैं, 4 4 8 4 12 4 16 बच्चों में से कितने ऐसे प्लांट्स हैं या कितने ऐसे बच्चे हैं जो प्योर डोमिनेंट है। होमोजाइगस मतलब प्योर, मतलब सारे अलील्स कैपिटल होने चाहिए, ऑल अलील्स कैपिटल। तो ऐसा तो एक ही बच्चा है ना, इसमें ही सारे अलील्स कैपिटल है, तो 1/16। अगर आपको एग्जाम में पूछा कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि प्योर रिसेसिव है, मतलब सारे अलील स्मॉल होने चाहिए, तो ऐसा एक ही बच्चा है जिसमें चारों अलील स्मॉल है, 1/16। और अगर आपसे पूछा कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो दोनों कैरेक्टर्स हेट्रोजाइगस दिखाते हैं, मतलब एक भी प्योर नहीं है, कलर भी हाइब्रिड है और शेप भी हाइब्रिड है, मतलब अगर कलर हाइब्रिड है तो एक कैपिटल एक स्मॉल, और शेप हाइब्रिड है तो एक कैपिटल एक स्मॉल, मतलब ऐसे वाले बच्चे कितने हैं। तो ये देखो 4 बच्चे हैं जो हाइब्रिड है, 4/16। अब ऑप्शन में आपको ये नंबर भी दे सकते हैं या इसको सॉल्व करोगे तो 4 1 4 4 4 16, तो इसका आंसर 1/4 भी आता है। तो एग्जाम में ऑप्शन में दोनों नंबर्स देंगे तो उसमें से आपको एक नंबर सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो यहां तक डाई हाइब्रिड क्रॉस था। अब आगे देखते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अब मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा गया था। लॉ ऑफ थर्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस के ऊपर भी क्वेश्चन आया है, और जो थर्ड लॉ है उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अभी देखेंगे टॉपिक खत्म होने के बाद कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। अभी सिंपल फॉर्म में अगर हम स्टेटमेंट्स का मीनिंग समझे तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसमें क्या बोला गया है कि जब हम दो पेरेंट्स को क्रॉस करते हैं, व्हेन टू इंडिविजुअल्स विथ वन और मोर सेट ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, जब ये दोनों आपस में क्रॉस होते हैं तो जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में एक्सप्रेस होता है उसी कैरेक्टर को डोमिनेंट कैरेक्टर बोलते हैं, और जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं होता है उस कैरेक्टर को हम रिसेसिव कैरेक्टर बोलते हैं। अब यहाँ पर हमने दो पेरेंट्स को क्रॉस किया है, तो यहाँ पर दिखने में मुझे सारे के सारे बच्चे इस वटाने जैसे दिख रहे हैं, इसके जैसा नहीं एक भी दिख रहा है, तो ये कैरेक्टर डोमिनेंट है, ये कैरेक्टर रिसेसिव है। अब इसके एक्सेप्टेबिलिटी का लेकर हमको क्या स्टेटमेंट बताया गया है, मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस इज नॉट ऑलवेज एप्लीकेबल, क्योंकि कभी कभी दोनों अलील्स एक्सप्रेस हो जाते हैं, तो फिर ऐसे कॉन्सेप्ट में कोडोमिनेंस का फंडा आ जाता है, इसीलिए ये लॉ यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। अब सेकंड लॉ में क्या बोला गया है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोलते हैं, यानी कि जब आप F1 जनरेशन से F2 जनरेशन निकालते हो तो आपके एक भी गैमेट किसी दूसरे गैमेट पे डिपेंड नहीं करते हैं, ये दोनों गैमेट्स अपनी अपनी रास्ते जाते हैं, अपना अपना इंडिविजुअल डिसीजन लेते हैं और इंडिविजुअल एक्सप्रेशन दिखाते हैं। तो इस फिनोमिनन को बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, मतलब जब गैमेट्स बनते हैं तो प्योर गैमेट्स होते हैं, एक गैमेट के अंदर एक ही अलील होता है, एक गैमेट के अंदर बहुत सारे अलील्स नहीं होते, और ये एक लौता लॉ है जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। ओनली दिस लॉ इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा बोला गया है जब भी गैमेट्स बनेंगे तो इंडिविजुअल गैमेट्स बनेंगे। सो द गैमेट्स they segregate from each other and they enter into different gametes, या तो हमारा अलील डोमिनेंट होगा या तो रिसेसिव होगा, दोनों सेम मिक्स नहीं होगा, इसीलिए इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोला जाता है। थर्ड लॉ आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये सेम सेकंड लॉ के जैसा है, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पर हम सिर्फ मोनोहाइब्रिड के लिए देखते हैं, मतलब एक कैरेक्टर के लिए देखते हैं, और यहाँ पर हम डाई हाइब्रिड कैरेक्टर स्टडी करते हैं। दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर डाई हाइब्रिड क्रॉस। सेम यहाँ पर भी वही चीज है कि गैमेट्स जो है वो सेपरेट होते हैं, पर ये लॉ यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी क्या हो जाता है, जो कैरेक्टर्स सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करते हैं। बेसिकली इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या है कि ये जो Y वाला अलील है
ये Y वाला अलील कैपिटल आर के साथ भी जा सकता है, स्मॉल आर के साथ भी जा सकता है, मतलब ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, व्हेन हाइब्रिड पोजेसिंग टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, जब ये गैमेट बनाते हैं तो इनके गैमेट अपना अपना सिंगल सिंगल सेपरेट होते हैं। बट इसका एक एक्सेप्शन है। इसका एक्सेप्शन क्या है कि जो कैरेक्टर्स अलग अलग क्रोमोसोम्स पे अवेलेबल है वो मिक्स नहीं होंगे, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं ना जो एक ही क्रोमोसोम पे है, तो ये दोनों कैरेक्टर्स आपस में इंटरफेयर कर सकते हैं। मतलब समझो, अगर मैं यहाँ पर आपको दूं एग्जांपल, अगर मैं फ्लावर के कलर और प्लांट के हाइट की बात कर रही हूँ तो ये दोनों कभी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे, लेकिन अगर मैं प्लांट के हाइट और फ्लावर के पोजीशन की बात कर रही हूँ तो ये दोनों कैरेक्टर एक दूसरे के साथ इंटरफेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर थर्ड लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, इसके और इसके बीच में थर्ड लॉ एप्लीकेबल होगा क्योंकि ये दोनों अलग अलग क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट है, इसीलिए थर्ड लॉ यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। और यहाँ पर आपको 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्लेन करो, और लॉ ऑफ डोमिनेंस और को डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या डिफरेंस है ये एक्सप्लेन करो। तो आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस आना चाहिए, और अब आगे हम पढ़ेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस का डिफरेंस, तो आपको इसका आगे का एक्सप्लेनेशन भी आ जाएगा। टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। हाँ, अब ये पढ़ते हैं डेविएशंस। डेविएशंस मतलब क्या होते हैं, एक्सेप्शंस। मतलब मेंडल सर ने जो हमको कॉन्सेप्ट बताया था उसके अलावा उससे हट के जो कॉन्सेप्ट है उसको डेविएशंस बोलते हैं। मेंडल सर ने क्या बोला था कि एक ट्रेट एक ही जीन के ऊपर डिपेंड करता है और उस जीन की 2 अलील्स होती है, लेकिन हम आगे पढ़ने वाले हैं कि कुछ कुछ जीन के मल्टीपल अलील्स होते हैं। मेंडल सर ने क्या बोला था कि जब 2 अलील्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो उसमें से कोई एक अलील डोमिनेंट होता है, एक अलील रिसेसिव होता है, लेकिन हम अभी पढ़ेंगे कि कभी कभी दोनों अलील्स डोमिनेंट होती है या दोनों अलील्स मिक्स होके कुछ नया बन जाता है। तो ये भी मेंडल सर के एक्सेप्शन हमारे पास हैं। तो मेंडल सर ने हमको कुछ चीजें बताई थी जिसका एक्सेप्शन हम पढ़ने जा रहे हैं, और उस एक्सेप्शन को हम बोलते हैं नियो मेंडलिज्म। अब एक्सेप्शंस में हम 2 टाइप के इंटरैक्शन पढ़ेंगे, एक इंट्राजेनिक एक इंटरजेनिक। इंट्राजेनिक मतलब क्या होता है, सेम जीन आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो उसका एग्जांपल आएगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल अलील्स। और इंटरजेनिक मतलब क्या होता है कि 2 अलग अलग जीन्स हैं, ये दोनों जीन्स जब आपस में मिलके कुछ कैरेक्टर चेंज कर रही है तो उसको हम बोलते हैं इंटरजेनिक इंटरैक्शन। एग्जांपल हम प्लियोट्रोपी पढ़ने वाले, एक एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सिंपल भाषा में आपको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, जब हम 2 अलील्स को मिक्स करते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं मेंडल सर का लॉजिक लगाऊं तो दिखने में मुझे ये फ्लावर रेड कलर दिखना चाहिए था क्योंकि इसके पास कैपिटल आर है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिखने में मुझे ये फ्लावर पिंक कलर का दिख रहा है। मैंने एक रेड फ्लावर लिया, एक व्हाइट फ्लावर लिया, दोनों को क्रॉस किया तो मुझे पिंक फ्लावर मिला। मतलब दोनों ने अपना 50-50% कैरेक्टर एक्सप्रेस किया है। कोई भी डोमिनेंट नहीं है, कोई भी रिसेसिव नहीं है, दोनों इक्वली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दोनों हाफ एक्सप्रेशन दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जो वर्ड लिखना है, अगर आपको आंसर पूछा तो आपको एक वर्ड लिखना है, when alleles express themselves partially। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब दोनों अलील्स 50-50% एक्सप्रेशन दिखाते हैं, ऐसे कैरेक्टर को बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और को डोमिनेंस में क्या होता है, देखो आपको 2023 में इनकम्प्लीट डोमिनेंस का क्वेश्चन पूछा गया है। इफ रेड फ्लावर इज क्रॉस्ड विथ व्हाइट फ्लावर, व्हाट विल बी द फेनोटाइप रेशियो इन F2 जनरेशन। तो आपको ये चार्ट बताना है। अगर रेड फ्लावर को व्हाइट फ्लावर के साथ क्रॉस किया तो ये F1 जनरेशन मिलेगा, और फिर इसका सेल्फिंग किया तो हमको ये F2 जनरेशन मिलेगा, और इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो सेम होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2023 में पूछा था। 2025 में आपको क्वेश्चन आया था, व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस, एक्सप्लेन विथ 1 एग्जांपल एंड शो द जीनोटाइप विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स। मतलब आपको ये 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी आना चाहिए, को डोमिनेंस भी आना चाहिए, क्योंकि 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया था ना को डोमिनेंस के ऊपर। ओके, को डोमिनेंस मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे क्या वर्ड इंपॉर्टेंट है, पार्शियली, दोनों जीन्स हाफ हाफ एक्सप्रेस हो रहे हैं। वैसे यहाँ पे एक वर्ड इंपॉर्टेंट है इक्वली। जब 2 जीन्स इक्वली एक्सप्रेस होते हैं, मतलब कोई भी हार नहीं मानता है, मैं भी स्ट्रांग हूं, मैं भी स्ट्रांग हूं, दोनों इक्वली एक्सप्रेस होते हैं, तो ऐसे जीन्स को या ऐसे एक्सप्रेशन को बोलते हैं हम को डोमिनेंस। को मतलब साथ में दोनों एक्सप्रेस हो रहे हैं। यहाँ पर मैंने एक रेड कलर की काउ ली, एक व्हाइट कलर का बुल लिया, दोनों को क्रॉस किया, तो मुझे या तो व्हाइट काउ पे रेड पैचेस या फिर रेड बुल पे व्हाइट पैचेस, ऐसे मुझे ऑफस्प्रिंग्स दिखे। तो यहाँ पर
मुझे दोनों कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, इक्वली दिखाई दे रहा है, तो इसको कोडोमिनेंस बोलेंगे, इसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं बोलेंगे। हाँ, अगर रेड और व्हाइट को मिक्स करके मुझे पिंक कलर का कुछ मिलता, ऐसे पूकी कलर मिलता, तो मैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोलती, क्योंकि दोनों हाफ हाफ एक्सप्रेस हुए। पर यहाँ पर दोनों इक्वली एक्सप्रेस हो रहे हैं, इसीलिए इसको हम कोडोमिनेंस बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है मल्टीपल एलील्स। अभी मेंडल सर ने क्या बोला था? अकॉर्डिंग टू मेंडल, एक कैरेक्टर के लिए फॉर वन ट्रेट, ट्रेट बोलो या कैरेक्टर एक ही बात है, एक ही जीन होती है और इस जीन के पास सिर्फ 2 अलील्स होने चाहिए, ऐसा मेंडल सर का बोलना था। लेकिन हमने क्या ऑब्जर्व किया कि नेचर में बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं, ऑफस्प्रिंग्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, जिनके पास एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए 2 से ज्यादा अलील है। अभी जैसे ये ड्रोसोफिला मक्खी, ड्रोसोफिला मक्खी को हम फ्रूट फ्लाई भी बोलते हैं। फ्रूट के ठेले के पास आपको जो मक्खी दिखाई देती है, दैट इज ड्रोसोफिला मक्खी। इस मक्खी के पास टोटल 8 क्रोमोसोम्स होते हैं। अभी इस मक्खी में क्या देखा गया कि इसके जो पंख होते हैं, इसके जो विंग्स होते हैं, इसके विंग्स के स्ट्रक्चर इसके अलील पे डिपेंड करते हैं। मतलब इसका एक ही कैरेक्टर है, विंग्स का कैरेक्टर, वन कैरेक्टर, दैट इज विंग्स, और इसके लिए एक ही जीन है, दैट इज वीजी, लेकिन इसके मल्टीपल अलील्स है। मेंडल सर ने बोला था 2 अलील्स होना चाहिए, यहाँ पर हमारे पास 5 अलग अलग अलील्स है, अलग अलग विंग्स के लिए अलग अलग अलील्स। तो ये मेंडल सर के कॉन्सेप्ट से बाहर है, यानी ये न्यू मेंडलिज्म है। फॉर वन कैरेक्टर वी हैव मल्टीपल अलील्स, सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल अलील्स। मल्टीपल अलील्स का और एक एग्जांपल है ब्लड ग्रुप। अभी मेंडल सर ने क्या बोला था कि एक कैरेक्टर के लिए एक जीन होना चाहिए और इसके सिर्फ 2 अलील्स होने चाहिए। पर यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है? ब्लड ग्रुप इज माई कैरेक्टर, समझो ये मेरा कैरेक्टर है, ठीक है, दिस इज माई कैरेक्टर। ओके, अभी इसके लिए एक जीन है, कौन सा जीन है? आई। अभी इसके 2 अलील्स होने चाहिए थे ना, पर ऐसा नहीं हुआ, मेरे पास इसके 3 अलील्स है, एक है आई ए, एक है आई बी और एक है आई 0, या फिर इसको हम स्मॉल आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर मुझे 2 से ज्यादा अलील्स दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट मल्टीपल अलील्स में भी जाता है, प्लस ये कॉन्सेप्ट कोडोमिनेंस में भी जाता है, क्योंकि इधर पे कभी कभी दोनों अलील्स इक्वली एक्सप्रेस होते हैं। एबी ब्लड ग्रुप में तो दोनों अलील्स इक्वली एक्सप्रेस होते हैं, और 2 से ज्यादा अलील्स है, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट मल्टीपल अलील्स में भी जाता है। समझ में आ रही है सबको इतनी बात? यस एवरीबडी? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है प्लियोट्रॉपी। अब प्लियोट्रॉपी मतलब क्या होता है? यहाँ पर आपके 2 अलग अलग जीन्स हैं, ठीक है, देयर आर 2 डिफरेंट जीन्स, और इसके वजह से आपको 2 से ज्यादा कैरेक्टर दिखाई दे रहा है। मतलब क्या मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ, ध्यान से सुनो। हम यहाँ पर बात करते हैं जीन्स की, ठीक है, हमारे पास है HB जीन, समझो हमारे पास जीन HB है, ओके, इसके 2 अलील्स हैं, वी हैव 2 अलील्स, एक है HBA, एक है HBS, हमारे पास 2 अलील्स है। अभी तक सब मेंडल के हिसाब से जा रहा है, वी हैव 1 जीन 2 अलील्स। अभी मेंडल सर ने क्या बोला था कि 2 अलील्स रहेंगे तो भी एक ही कैरेक्टर मिलना चाहिए, पर यहाँ पर मुझे एक से ज्यादा कैरेक्टर मिल रहा है। जिस ऑफस्प्रिंग के पास, जिस बच्चे के पास दोनों HBA होगा, वो बच्चा नॉर्मल होगा, उसके ब्लड सेल्स नॉर्मल होंगे, ठीक है। अगर किसी बच्चे के पास एक नॉर्मल और एक अनहेल्दी, ए मतलब नॉर्मल और एस मतलब एबनॉर्मल, सिकल शेप, अगर किसी बच्चे के पास ऐसा कॉम्बिनेशन हुआ, मतलब समझो ये मदर से मिला, ये फादर से मिला, ये मदर से मिला, ये फादर से मिला, अगर ऐसा कॉम्बिनेशन हुआ तो ये बच्चा कैरियर होगा। मतलब इसको खुद को सिकल सेल नहीं होगा, लेकिन ये आगे जाके सिकल सेल वाले जीन्स कैरी कर सकता है। इसके सिर्फ 50% रेड ब्लड सेल्स ऐसे होंगे, बाकी रेड ब्लड सेल्स राउंड होंगे। और अगर कोई बच्चा ऐसा निकला तो जिसको मदर से भी सिकल सेल वाला जीन मिला और फादर से भी सिकल सेल वाला जीन मिला, तो ये बच्चा तो मर जाएगा, क्योंकि इसके सारे के सारे आरबीसी सिकल शेप होंगे, मतलब हाफ होंगे, ऑक्सीजन की कमी से ये बच्चा मर जाएगा। तो सिकल सेल अनीमिया वाला जो कैरेक्टर होता है, यहाँ पर आपको एक ही जीन से 3 अलग अलग कैरेक्टर मिल रहे हैं। मेंडल सर ने क्या बोला था? एक जीन से एक कैरेक्टर मिलना चाहिए। तो ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है और इसीलिए इसको बोलते हैं न्यू मेंडलिज्म, प्लियोट्रॉपी में देखने मिलता है। प्लियोट्रॉपी इज अपोजिट ऑफ मल्टीपल अलील्स। मल्टीपल अलील्स में क्या होता है? मल्टीपल अलील्स में वन कैरेक्टर इज डिसाइडेड बाय मेनी अलील्स, और यहां पे उल्टा हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है? 2 alleles, that is one gene, decides many character.
इधर पे एक कैरेक्टर डिसाइड हो रहा है, इधर पे मेनी कैरेक्टर डिसाइड हो रहा है। यहाँ पे अलील्स ज्यादा है, इधर पे अलील्स कम है, तो दोनों का डिफरेंस आपको याद रखना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट आता है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब ये देख लेते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अभी बहुत ही सिंपल सा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि मेंडल सर ने जो काम किया था, मेंडल सर ने हमको बताया था कि एक ही क्रोमोसोम पे कुछ जीन्स होती हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होती है, और उन जीन्स को नाम रखा गया था फैक्टर। ये सब हमको बताया था मेंडल सर ने, लेकिन उनका ना सारा का सारा रिसर्च रिजेक्ट हो गया क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं था, क्योंकि मेंडल सर ने जो भी काम किया था मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स की मदद से किया था, इसीलिए सारे पैनल वाले साइंटिस्ट ने उनका काम रिजेक्ट कर दिया था। अब मेंडल सर की डेथ होने के बाद मेंडल सर का काम रिजेक्ट हो गया, लेकिन उसके बाद कुछ नए साइंटिस्ट आए जो अलग अलग देश में अपना अपना काम कर रहे थे। कॉरेंस नाम के जो साइंटिस्ट थे, यूगो डिवरीज नाम के जो साइंटिस्ट थे, और वॉन शेमार्क नाम के जो साइंटिस्ट थे, ये सब अलग अलग देश में, यूगो डिवरीज हंगरी में काम कर रहे थे, कॉरेंस जर्मनी में काम कर रहे थे, वॉन शेमार्क ऑस्ट्रिया में काम कर रहे थे, सब अलग अलग देश में काम कर रहे थे, और सब लोग मियोसिस और सेल डिवीजन के ऊपर काम कर रहे थे। इन लोगों ने जब माइक्रोस्कोप की मदद से क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ा, तब इनको पता चला कि मेंडल सर ने सही बोला था कि हर एक क्रोमोसोम पे जीन्स होते हैं और यही जीन्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। तो मेंडल सर का काम सही था, वो इन्होंने बताया, और इनके वजह से मेंडल सर के काम को फिर से रिस्पेक्ट मिली। और मेंडल सर के काम को थोड़ा सा और आगे एक्सप्लेन किया वॉल्टर सटन एंड थियोडर बोवेरी ने। इन लोगों ने क्रोमोसोम का पूरा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया, वॉल्टर सटन और थियोडर बोवेरी ने। तो ये तीन साइंटिस्ट और ये दो साइंटिस्ट के वजह से हमको क्रोमोसोम के बारे में पता चला, और क्रेडिट इनको दिया गया। वॉल्टर सटन एंड थियोडर बोवेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी, ये हमको पता चला। तो ये स्टेटमेंट कभी कभी आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि हमारा जो सेल होता है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, उनके पास हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, और ये हमारे पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। इनके वजह से कैरेक्टर्स आगे ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। अब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में क्या बताया गया है? सबसे पहली बात तो क्रोमोसोम, ये वर्ड किसने दिया था? इट वॉज कॉइन्ड बाय डब्ल्यू वॉल्डेयर। ओके, क्रोमोसोम का मतलब होता है कलरफुल बॉडी। बेसिकली हर एक क्रोमोसोम का साइज अलग होता है, स्पीशीज टू स्पीशीज डिपेंड करता है कि कौन सी स्पीशीज में कौन से टाइप का क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। क्रोमोसोम का अगर आप शेप देखना चाहो तो क्रोमोसोम का शेप आपको एग्जैक्टली कौन से फेज में दिखाई देता है? मेटा फेज में आपको क्रोमोसोम का करेक्ट फेज स्ट्रक्चर दिखाई देता है। क्रोमोसोम का काम होता है वो सेल्फ रेप्लिकेशन करते हैं और ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास करते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने का काम करते हैं। क्रोमोसोम्स कैसे बनते हैं? दे आर मेड अप ऑफ डीएनए, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। ये देखो क्रोमोसोम कैसे बने हुए हैं। क्रोमोसोम डीएनए से बने हैं और यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, और हिस्टोन प्रोटीन्स को आपस में चिपका के रखने के लिए नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स यूज होती है। सो दे आर मेड अप ऑफ डीएनए, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन। अगर आप क्रोमोसोम्स के नंबर की स्टडी करते हो तो उसको हम बोलते हैं प्लॉइडी लेवल पढ़ना। अभी क्रोमोसोम के नंबर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है यूप्लॉइडी, एक है एन्यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। जैसे अगर हाफ है तो हेप्लॉइड सेट, डबल है तो डिप्लॉइड सेट, ट्रिपल है तो ट्रिप्लॉइड सेट। तो जब आप एग्जैक्ट सेट मल्टीप्लाई करते जाते हो उसको यूप्लॉइडी बोलते हैं। लेकिन अगर पूरे सेट में से सिर्फ एक या दो क्रोमोसोम गायब हो गया तो उसको एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं। जैसे कि समझो पूरे सेट में सिर्फ एक क्रोमोसोम कम है, यानी 46-1, तो उसको बोलेंगे मोनोसोमी। दिस विल बी हाइपोप्लॉइडी। हाइपो मतलब लेस और हाइपर मतलब होता है मोर। अगर समझो आपके पूरे सेट में से 46 क्रोमोसोम्स में पूरा एक पेयर गायब हो गया तो उसको बोलेंगे नलीसोमी। अभी मोनोसोमी का एग्जांपल आएगा टर्नर सिंड्रोम, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम। हाइपरप्लॉइडी में क्या होगा? पूरे सेट में एक क्रोमोसोम ऐड हो जाएगा 46+1, तो इसका एग्जांपल आएगा डाउन सिंड्रोम या फिर क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम हम बोल सकते हैं। यहाँ पर दो क्रोमोसोम्स एक्स्ट्रा आ गए, टेट्रासोमी। तो ये ना एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के लिए पढ़ा जाता है। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो क्रोमोसोम मेटाफेज वाले स्टेज में सबसे क्लियरली विजिबल होता है, क्योंकि इसी स्टेज में ये कंडेंस्ड स्टेज में प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम के सेंटर में आपको सेंट्रोमियर दिखाई देता है। सेंट्रोमियर के पास यहाँ पर ना ऐसे ऐसे हैंडल के जैसे कुछ प्रोटीन्स होती हैं। ये देखो ऐसे हैंडल जैसे आपको प्रोटीन्स दिखाई देती हैं।
ये हैंडल वाले प्रोटीन्स, इनको बोलते हैं काइनेटोकोर। गिव मी अ सेकंड, आई एम गेटिंग अ कॉल। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पर सेंट्रोमियर के पोजीशन के पास आपको ऐसे प्लेट जैसे, ऐसे हैंडल जैसे स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। ये हैंडल जैसे स्ट्रक्चर का क्या काम होता है, मैंने आपको 11th सेल डिवीजन चैप्टर में बताया था कि जब आपके स्पिंडल फाइबर्स आते हैं तो ये स्पिंडल फाइबर इसी हैंडल के साथ अटकते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्रोमोसोम बीच में से सेपरेट हो जाता है और सेल डिवीजन कंप्लीट होता है। तो ये जो प्लेट है, इस प्लेट को बोलते हैं काइनेटोकोर प्लेट। ये डिस्क जैसी जो प्लेट है, ये प्लेट के साथ हमारे स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं और क्रोमोसोम्स को सेपरेट करते हैं। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में ये जो सेंट्रोमियर वाला पोजीशन है, इसको हम प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं। मतलब यहाँ से क्रोमोसोम पतला हुआ है। कुछ कुछ क्रोमोसोम्स में क्या होते हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन भी प्रेजेंट होते हैं। सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन के पास हमारा न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, जिसमें आगे जाके राइबोसोम्स वगैरह बनेंगे, और कभी कभी इसके पास सैटेलाइट बॉडी होती है, लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं है। अभी क्रोमोसोम्स के अंदर वाला स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो क्रोमोसोम्स के अंदर ये जो थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इस थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रोमोनेमा। बेसिकली ये हमारा कॉइल्ड डीएनए है, जिससे हमारा क्रोमोसोम बना हुआ है। ठीक है, तो क्रोमैटिड कंसिस्ट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जो एक एंड से दूसरे एंड तक स्प्रेड हुआ होता है। ओके, अभी सेंट्रोमियर की पोजीशन पे डिपेंड करता है कि हमारा क्रोमोसोम कौन से टाइप का होगा। अगर सेंट्रोमियर सेंटर में है तो क्रोमोसोम मेटासेंट्रिक होगा। अगर सेंट्रोमियर सेंटर से थोड़ा सा दूर है, एल शेप का क्रोमोसोम है, तो फिर सब मेटासेंट्रिक। अगर ये जे शेप का है, मतलब इसको ऐसा अगर हम समझे जे शेप, तो इसको बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक। और अगर हमारा क्रोमोसोम एकदम आई शेप का है तो इसको बोलेंगे टीलोसेंट्रिक। ह्यूमंस में ये क्रोमोसोम नहीं होता, बाकी ये सारे देखने को मिलते हैं। 4 मार्क्स के लिए कभी कभी आपको इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, आपको क्रोमोसोम्स का टाइप पूछते हैं। 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, आपको क्रोमोसोम का टाइप पूछेंगे और उसको मैच करने बोलेंगे कि कौन से शेप से कौन सा क्रोमोसोम है। मतलब एल शेप मतलब क्या, जे शेप मतलब कौन सा, वी शेप मतलब कौन सा, ऐसा आपको 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। सेक्स क्रोमोसोम्स की अगर हम बात करें तो 2 टाइप के सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे पास, एक एक्स क्रोमोसोम होता है, एक वाई क्रोमोसोम होता है। अभी इसके ऊपर भी आपको बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम के बीच का डिफरेंस बताओ, उसकी लेंथ और उसके पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर के बेसिस पे। तो एक्स क्रोमोसोम बड़ा होता है, वाई क्रोमोसोम छोटा होता है। एक्स क्रोमोसोम मेटासेंट्रिक होता है, इसका जो सेंट्रोमियर है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है। वाई क्रोमोसोम एक्रोसेंट्रिक होता है। एक्स क्रोमोसोम के पास और वाई क्रोमोसोम के पास दोनों का मिलाकर यहाँ पर आपको एक इक्वल रीजन दिख रहा है, इसको होमोलोगस रीजन बोलते हैं। और जो छोटा और बड़ा वाला रीजन है, इसको नॉन होमोलोगस रीजन बोलते हैं। ये जो छोटा बड़ा आर्म है, इसको पी आर्म बोलते हैं। पी मतलब पेटिट फ्रेंच भाषा में, और क्यू आर्म ये आपका लंबा वाला आर्म है। अब यहाँ पर दिखाई क्या देगा कि जो आर्म्स इक्वल हैं, यहाँ पर ना सेम टाइप के अलील्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर डिफरेंट अलील्स भी हो सकते हैं, लेकिन इनका कैरेक्टर सेम होगा। तो होमोलोगस रीजन में आपको क्रॉसिंग ओवर दिखाई देती है। जो क्रोमोसोम्स आपस में जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं ना, ऐसे मिक्स हो जाते हैं, वो सिर्फ होमोलोगस रीजन में होता है। यहाँ पर जीन्स अलग प्रेजेंट होते हैं, नंबर ऑफ जीन्स अलग होता है। यहाँ पर अगर ABCD वाले जीन्स हैं तो यहाँ पर XYZ वाले जीन्स होंगे। तो ये लोग कभी भी आपस में क्रॉसिंग ओवर नहीं करते, दे डू नॉट शो क्रॉसिंग ओवर। तो यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, लेकिन यहाँ पर हमको लिंकेज वाला कॉन्सेप्ट देखने मिलता है। लिंकेज मतलब क्या होता है, लिंकेज मतलब जो जीन इसके ऊपर है वो भी नेक्स्ट जनरेशन में जाएगी, और जो जीन इसके पास है वो भी नेक्स्ट जनरेशन में जाएगी। तो एक्स और क्रोमोसोम में यही डिफरेंस होता है। अब यहाँ पर और एक डिफरेंस बताया है हेटेरोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ कुछ क्रोमोसोम्स के पास यूक्रोमैटिन ज्यादा होता है, यानी एक्स क्रोमोसोम के पास, और वाई क्रोमोसोम के पास हेटेरोक्रोमैटिन ज्यादा होता है। यूक्रोमैटिन मतलब क्या, लूज डीएनए, जो माइक्रोस्कोप के नीचे लाइट कलर का दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ कम डीएनए है तो डाई के नीचे ये हल्का दिखाई देगा। ये वाला डीएनए काफी ज्यादा कंडेंस्ड होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा डीएनए प्रेजेंट होता है, टाइट होता है, तो माइक्रोस्कोप के नीचे ये डार्क कलर का दिखाई देता है। अब जो डीएनए एकदम टाइट है, इसको सेपरेट करना डिफिकल्ट है, तो ये जल्दी ट्रांसक्रिप्शन नहीं करता, पर ये डीएनए जल्दी ट्रांसक्रिप्शन करता है। इसीलिए जिसके पास यूक्रोमैटिन होगा उसको एक्टिव बोलते हैं, और जिसके पास हेटेरोक्रोमैटिन होगा उसको इनएक्टिव बोलते हैं। एक्स क्रोमोसोम के पास बोथ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम नहीं, ये देखो, euchromatin has large amount of DNA, it is genetically active. Y chromosome has less euchromatin. Y क्रोमोसोम के पास कम यूक्रोमैटिन होता है, तो Y क्रोमोसोम ज्यादा एक्टिव नहीं होता है, इट इज जेनेटिकली लेस एक्टिव। ठीक है, ओके। अभी नेक्स्ट आपको आता है लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर वाला कॉन्सेप्ट। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैंने अब भी आपको एक्सप्लेन किया। अगर हमारे क्रोमोसोम्स हैं, यहाँ पर लिंक्ड जीन्स प्रेजेंट है, जो पार्ट हाइट में अलग अलग होता है, तो यहाँ पर जो जीन्स है और यहाँ पर जो जीन्स है,
ये दोनों जीन्स अपने अपने क्रोमोसोम के साथ चिपक के रहेगी, ये जीन इसका पीछा नहीं छोड़ेगी, ये जीन इसका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो बच्चे में ये वाले जीन्स भी जाएंगे और ये वाले जीन्स भी जाएंगे, इसीलिए इनको लिंक्ड जीन्स बोलते हैं और इस कॉन्सेप्ट को हम लिंकेज कॉन्सेप्ट बोलते हैं। यानी कि जो जीन्स एज इट इज हमारे ऑफस्प्रिंग में पास होती है उसको बोलते हैं लिंकेज कॉन्सेप्ट। प्लांट्स में ये कॉन्सेप्ट डिस्कवर किया था बेटसन ने और एनिमल्स में ये कॉन्सेप्ट डिस्कवर किया था टी.एच. मॉर्गन ने। कंप्लीट लिंकेज क्या होता है और इनकम्प्लीट लिंकेज क्या होता है? अगर सारी की सारी जीन्स एक दूसरे से नजदीक नजदीक प्रेजेंट है, मतलब समझो ये अपना क्रोमोसोम है, यहाँ पर सारे जीन्स नजदीक है, तो इन जीन्स को सेपरेट करना डिफिकल्ट है, तो ये सारे के सारे जीन्स बच्चे में ट्रांसफर हो जाएंगे, इसको बोलते हैं कंप्लीट लिंकेज। मतलब यहाँ पर नया रिकॉम्बिनेशन बनेगा ही नहीं, कुछ नया वेराइटी बनेगा ही नहीं। इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या होता है, जब आपके जीन्स दूर दूर प्रेजेंट होते हैं तो ये दूसरे क्रोमोसोम के साथ इजीली क्रॉसिंग ओवर कर लेते हैं और फिर नया कैरेक्टर बनता है। तो इनकम्प्लीट लिंकेज में जीन्स दूर प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पर सेपरेशन होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो यहाँ पर इनकम्प्लीट लिंकेज देखने मिलता है, मतलब रिकॉम्बिनेशन देखने मिलता है। तो इसका एग्जाम्पल सीईटी में पूछा जाता है और इसका एग्जाम्पल सीईटी में पूछा जाता है। एक्स क्रोमोसोम्स ऑफ ड्रोसोफिला ये कंप्लीट लिंकेज दिखाते हैं एंड इन जी में कलर एंड शेप शो इनकम्प्लीट लिंकेज, मतलब हम जो भुट्टा खाते हैं उसमें इनकम्प्लीट लिंकेज होता है और ड्रोसोफिला में कंप्लीट लिंकेज होता है। अभी लिंकेज ग्रुप मतलब क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उसका हाफ कर दो, उसको लिंकेज ग्रुप बोलते हैं। जैसे अभी ड्रोसोफिला का एग्जांपल लेते हैं, ड्रोसोफिला के पास 8 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 4, तो इसका लिंकेज ग्रुप है 4। अभी हम वटाने का एग्जांपल लेते हैं, वटाने के पास 14 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 7, तो ये वटाने का लिंकेज ग्रुप है। तो जितना भी क्रोमोसोम है उसका हाफ कर दो, दैट विल बी द लिंकेज ग्रुप। सेक्स लिंकेज की अगर हम बात करें तो सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन्स होती हैं, मतलब हमारे एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन होंगी दिस विल बी एक्स लिंक्ड जीन, और वाई क्रोमोसोम पे जो जीन होगी दैट विल बी वाई लिंक्ड जीन। ठीक है, अभी कंप्लीट सेक्स लिंकेज मतलब क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन्स है ये एज इट इज बच्चे में ट्रांसफर हो गई, तो उसको बोलते हैं कंप्लीट सेक्स लिंकेज। इट इज एग्जिबिटेड बाय जीन्स लोकेटेड ऑन नॉन होमोलोगस रीजन, मतलब यहाँ पे जो जीन्स है ये जीन्स अगर एज इट इज बच्चे में ट्रांसफर हो गई क्योंकि क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ तो उसको कंप्लीट लिंकेज बोलते हैं। एग्जांपल है हीमोफीलिया, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, मायोपिया। और वाई क्रोमोसोम से कौन सी जीन्स आती हैं, हाइपरट्रिकोसिस, इच्थियोसिस। कुछ HY एंटीजन वाला भी एक एग्जांपल है, ये बेसिकली स्पर्म डेवलपमेंट चेक करता है और ये वाई क्रोमोसोम से आता है। ठीक है, इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या होता है, यहाँ पर इनकम्प्लीट लिंकेज होता है, यहाँ कंप्लीट लिंकेज होता है, दिस इज इनकम्प्लीट लिंकेज, क्योंकि यहाँ पर सेम जीन्स है ना और इनका साइज भी सेम है, इनका नंबर भी सेम है। देखो फंडा क्या है, इसका साइज अलग है, इसके पास अलग जीन्स हैं, तो ये लोग क्रॉसिंग ओवर नहीं कर सकते। मतलब अभी मैं एक पैर पे फॉर्मल शूज पहनूं और एक पैर पे मैं कोल्हापुरी चप्पल पहनूं तो ये सही कॉम्बिनेशन नहीं है ना, इसीलिए अगर मैं कहीं जा रही हूँ तो मुझे दोनों का अलग अलग जोड़ी लेके जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर मेरे पास दोनों सेम जीन्स पहले से ही प्रेजेंट है, मेरे पास या तो दोनों फॉर्मल शूज है या तो दोनों पैर का कोल्हापुरी है, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं अलग अलग पैर पे अलग अलग जीन पहन के जोकर नहीं लगूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास सेम टाइप ऑफ जीन्स प्रेजेंट होते हैं होमोलोगस रीजन में, तो यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो इसके वजह से हमको रिकॉम्बिनेशन देखने मिलता है। एग्जाम्पल है टोटल कलर ब्लाइंडनेस, नेफ्राइटिस, रेटिनाइटिस, पिगमेंटोसा। क्रॉसिंग ओवर मतलब क्या होता है, ये आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ा है, जब क्रोमोसोम्स आपस में इंटरचेंज करते हैं, चियास्माटा फॉर्म करते हैं, तो इनके बीच में ये देखो जब ये आपस में इंटरचेंज करते हैं, चियास्माटा फॉर्म करते हैं, तो इनके बीच में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है उसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, और उसकी वजह से हमको न्यू रिकॉम्बिनेंट्स देखने मिलते हैं। अभी थॉमस हंट मॉर्गन सर ने ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर की मदद से हमको लिंकेज कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था। बेसिकली मॉर्गन सर ने क्या बोला था कि अगर क्रोमोसोम्स के जो जीन्स हैं अगर ये नजदीक नजदीक हैं, देखो यहाँ पर ना बहुत ही कम डिस्टेंस है इनके बीच में, तो ये जीन्स कभी भी क्रॉसिंग ओवर नहीं दिखाएंगे, ये जीन्स एज इट इज अपने बच्चे में ट्रांसफर होंगे, इसीलिए यहाँ पे आपको नया कैरेक्टर मिलेगा ही नहीं। ये देखो यहाँ पर पेरेंट्स वाला कैरेक्टर ही दिखाई दे रहा है, नया कैरेक्टर दिख ही नहीं रहा है। लेकिन अगर जीन्स दूर हैं, अगर ये जीन्स आपस में दूर दूर है तो फिर ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं और हमको इधर पे नया कैरेक्टर दिखाई दे सकता है। तो क्रॉस 1 जो है यहाँ पर पता चलता है कि जीन्स नजदीक हैं, इसीलिए लिंकेज हो रहा है, यहाँ पर लिंकेज हो रहा है और क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जीन्स दूर दूर है, इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है,
डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से लिंकेज नहीं हुआ, लिंकेज कम हुआ, क्रॉसिंग ओवर ज्यादा हुआ, इसीलिए रिकॉम्बिनेंट ज्यादा देखने को मिले। तो आपको यहाँ पर क्या बताया गया कि क्रॉस 1 में रिकॉम्बिनेशन कम मिला, लेकिन क्रॉस 2 में रिकॉम्बिनेशन ज्यादा मिला। ठीक है। ऑटोसोमल इनहेरिटेंस में हमको क्या बताया गया, हमने बहुत ज्यादा पढ़ लिया सेक्स क्रोमोसोम के बारे में, पर हमारी बॉडी में सेक्स क्रोमोसोम के अलावा भी तो और 22 पेयर होते हैं जिनको हम ऑटोसोम बोलते हैं, जो हमारे फिजिकल कैरेक्टर्स डिसाइड करते हैं। तो ऑटोसोम यानी कि हमारे जो फिजिकल कैरेक्टर्स डिसाइड करने वाले क्रोमोसोम्स होते हैं, उनके ऊपर जो कैरेक्टर्स होते हैं, जब ये कैरेक्टर्स हमारी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं तो उसको बोलते हैं ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। अब ऑटोसोमल इनहेरिटेंस दो टाइप का होता है, एक ऑटोसोमल डोमिनेंट और एक ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल डोमिनेंट वाले ट्रेट्स कौन से हैं, विडोज पीक, हंटिंगटन डिजीज। यहाँ पर डी आता है इसीलिए डोमिनेंट, यहाँ पर डी आता है इसीलिए डोमिनेंट, ऐसे याद रखो, ये मैं लॉजिक बता रही हूँ। और रिसेसिव वाले डिजीज में आर आता है, ये देखो यहाँ पर आर आएगा, यहाँ पर आर आएगा, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। अब बेसिकली ये कैसे होता है, हमने सिकल सेल एनीमिया तो पहले ही देख लिया, ठीक है, प्लियोट्रोपी वाले एग्जाम्पल में। विडोज पीक कोई बीमारी नहीं है, इसमें क्या होता है, अगर आपके पास दोनों कैपिटल डब्ल्यू है या फिर एक कैपिटल डब्ल्यू है तो आपका बाल ऐसा वी शेप का दिखाई देगा, आगे से ऐसे मांग जैसे दिखाई देती है, विडोज पीक बोलते हैं इसको। ये कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ बाल का स्ट्रक्चर है। और अगर आपके पास दोनों स्मॉल डब्ल्यू है तो आपका बाल इधर से स्ट्रेट दिखाई देगा, जैसे मेरा विडोज पीक नहीं है, मेरा स्ट्रेट हेयर लाइन है। अब इधर से बाल झड़ रहे हैं उम्र की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, वो अलग बात है, बट पहले मेरा ऐसे स्ट्रेट हेयर लाइन था, ठीक है, तो मतलब आई डोंट हैव विडोज पीक। फिनाइल केटोन्यूरिया ये रिसेसिव डिसऑर्डर है। अब बेसिकली इसमें क्या होता है, अगर आपके पास रिसेसिव जीन्स है, फिनाइल केटोन्यूरिया के रिसेसिव जीन्स है, तो आपकी बॉडी में ना एक एंजाइम बननी चाहिए थी, वो एंजाइम नहीं बनती। व्हेन रिसेसिव जीन्स आर प्रेजेंट ये वाला एंजाइम नहीं बनेगा, फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, ये एंजाइम नहीं बनता। इस एंजाइम का काम क्या रहता है पता है, ये फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। ये फिनाइल एलेनिन है, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू टायरोसिन, लेकिन ये एंजाइम बना ही नहीं, ये एंजाइम नहीं बना तो इसका कन्वर्जन नहीं होगा। अगर इसका कन्वर्जन नहीं हुआ तो ये हमारी बॉडी में स्टोर होते जाएगा, स्टोर होके ये ब्रेन में चला जाएगा और फिर ये ब्रेन के डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगा। ये हमारे ब्रेन के फ्लूइड में चला जाता है, ब्रेन के लिक्विड में, और फिर ये ब्रेन की डेवलपमेंट को स्टॉप करता है। और इसी की वजह से हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी अफेक्ट हो जाता है, जिस वजह से हमारी यूरिन में कीटोन शुगर मिलता है, इसीलिए इसको बोलते हैं फिनाइल कीटोन यूरिया। ये एक रिसेसिव डिसऑर्डर है और ये दोनों में देखने मिलती है, जितनी मेल में होती है उतनी फीमेल में भी होती है, ठीक है। सेक्स लिंक इनहेरिटेंस यानी वो कैरेक्टर्स जो सेक्स क्रोमोसोम्स की वजह से ट्रांसफर होते हैं। एक्स क्रोमोसोम से जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होंगे उसको बोलेंगे एक्स लिंक्ड, वाई क्रोमोसोम से जो ट्रांसफर होंगे उसको बोलेंगे वाई लिंक्ड। वाई लिंक कैरेक्टर्स को हम होलैंड्रिक जीन्स भी बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। एक्स लिंक वाले कैरेक्टर्स हैं ये सारे, और वाई लिंक वाले कैरेक्टर्स जो हमने पीछे देखे। तो देखो वाई लिंक वाले कैरेक्टर्स कौन से हैं, हाइपरट्रिकोसिस। हाइपरट्रिकोसिस में क्या होता है, आपने देखा होगा अपने दादाजी के, अपने पापा के, अपने नाना के कान पे बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं, और ये सिर्फ लड़कों को होता है क्योंकि ये वाई क्रोमोसोम का कैरेक्टर है, ठीक है। अभी कलर ब्लाइंडनेस ये जो एग्जांपल है बोर्ड इतना ऊपर क्यों गया, हाँ, कलर ब्लाइंडनेस ये जो एग्जांपल है ये आपका एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, यानी कि ये वाला जो जीन है ये सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर कलर ब्लाइंडनेस का डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है तो इंसान को नॉर्मल दिखाई देगा। अगर डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है तो इंसान को नॉर्मल दिखाई देगा, मेल को भी और फीमेल को भी। अगर मेल के पास एक भी रिसेसिव अलील आया तो मेल कलर ब्लाइंड हो जाएगा, लेकिन फीमेल कब कलर ब्लाइंड होगी, जब उसके पास दो रिसेसिव अलील होगा। यहाँ पर अगर फीमेल के पास एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव अलील है तो फीमेल बच जाती है, ये फीमेल को हम कैरियर बोलते हैं। मतलब ये खुद कलर ब्लाइंड नहीं होगी लेकिन ये कैरियर होगी, इसकी वजह से आगे इसके बच्चे कलर ब्लाइंड हो सकते हैं। अब सुनो, बेसिकली कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम में होता क्या है, यहाँ पर रेड और ग्रीन कलर की जगह हमको ग्रे कलर दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में आप पढ़ोगे कि हमारी आंखों में कोन और रॉड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। रॉड सेल्स हमको नाइट विजन में हेल्प करते हैं और जो कोन सेल्स होते हैं ये कलर विजन में हेल्प करते हैं। अब जिनको कलर ब्लाइंडनेस होता है उनकी आंखों में ये वाले सेल्स कम बनते हैं, मतलब जिनके पास रिसेसिव अलील होती है ना उनके पास कोन सेल्स नहीं बनते, जो कि कलर सेंसिटिव सेल्स है। तो कलर ब्लाइंडनेस का जो रेशियो है मेल्स में ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि फीमेल को बचाने के लिए उसके पास एक बैकअप एक्स क्रोमोसोम है,
लेकिन मेल के पास कोई बैकअप एक्स क्रोमोसोम नहीं है। मेल का अगर एक एक्स क्रोमोसोम भी डिफेक्टिव हो गया तो मेल डिफेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली क्या बताया गया है, समझो हमने एक कलर ब्लाइंड मेल लिया और एक नॉर्मल फीमेल ली, तो इसके बच्चे जो होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर लड़की हुई तो कैरियर डॉटर होगी और अगर लड़का हुआ तो नॉर्मल सन होगा। कैसे मैम? क्योंकि मेल कलर ब्लाइंड है ना, तो एक्स क्रोमोसोम से ये अलील पास हो रहा है। अभी एक एक्स और फीमेल नॉर्मल है, तो फीमेल तो अपनी लड़कियों को नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम देगी, तो यहाँ पर मेल से जो डिफेक्टिव एक्स आया है उसकी वजह से ये बच्चियां कैरियर हो जाएंगी। और यहाँ पर फीमेल ने जो एक्स क्रोमोसोम अपने लड़कों को दिया है वो नॉर्मल है, लेकिन फादर जो वाई क्रोमोसोम दे रहा है, अब फादर से जो वाई क्रोमोसोम मिल रहा है उसके बच्चों को, ये वाई क्रोमोसोम कोई डिफेक्ट नहीं है, फादर के सिर्फ एक्स क्रोमोसोम में डिफेक्ट है, यानी फादर के एक्स क्रोमोसोम पे कलर ब्लाइंडनेस वाला अलील है, तो बेचारे बच्चे को कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। यस एवरीबॉडी। तो अगर फादर कलर ब्लाइंड है तो आपकी डॉटर्स कलर ब्लाइंड होंगी, लेकिन अगर मदर कलर ब्लाइंड है तो सन कलर ब्लाइंड होने के चांसेस होते हैं। ध्यान से सुनो, लड़के कब कलर ब्लाइंड होते हैं? जब मम्मी के पास कलर ब्लाइंडनेस का अलील होता है, क्योंकि लड़कों को मम्मी से एक्स क्रोमोसोम मिलता है, पापा से तो वाई क्रोमोसोम मिलता है ना। तो अगर लड़के को कलर ब्लाइंडनेस है तो मम्मी का प्रॉब्लम है, मम्मी के पास कलर ब्लाइंडनेस वाला अलील था। तो यहाँ पर हमने पापा को कलर ब्लाइंड बनाया, मम्मी को नॉर्मल रखा, तो फिर डॉटर्स कैरियर बनी और लड़के नॉर्मल हुए। अब मैंने इसी नॉर्मल लड़के को एक कैरियर डॉटर के साथ शादी कराई, तो अब क्या होगा, अब ये जो मम्मी है ये डिफेक्टिव है, यानी इसकी वजह से किसी ना किसी लड़के को कलर ब्लाइंडनेस होने वाला है। तो यहाँ पर मुझे 4 अलग अलग टाइप के बच्चे मिलने की प्रोबेबिलिटी है। हो सकता है कि मुझे जो लड़की मिले वो नॉर्मल हो या फिर कैरियर हो सकता है कि मुझे जो लड़का पैदा हो वो नॉर्मल हो या कलर ब्लाइंड हो। तो लड़का कलर ब्लाइंड कब होता है? जब मम्मी के पास कलर ब्लाइंडनेस का अलील होता है। अभी सेम हीमोफीलिया में भी होता है, ये भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। हीमोफीलिया बीमारी को हम ब्लीडर्स डिजीज बोलते हैं। बेसिकली हीमोफीलिया में होता क्या है पता है? आपके ब्लड में क्लॉटिंग होने के लिए हमारे पास एक स्पेशल प्रोटीन होता है, फैक्टर 8 और फैक्टर 9। अगर आपके पास रिसेसिव जीन प्रेजेंट है तो आपके ब्लड में ये प्रोटीन नहीं बनता, जिसके वजह से छोटी छोटी चोट लगने पे भी बहुत ज्यादा खून बह जाता है और इंसान की डेथ हो जाती है। तो ब्लड में ये प्रोटीन होना चाहिए, लेकिन जिनके पास हीमोफीलिया का रिसेसिव जीन होता है उनके ब्लड में ये प्रोटीन नहीं बनता। तो अब ऐसे में प्रॉब्लम क्या होती है? कुछ ज्यादा ही जोर से चिल्लाने लगी, गला दुखने लगा। तो अब ऐसे में प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर किसी के पास रिसेसिव जीन है तो बेचारा खून बह बह के मर जाएगा। अब ये सेम कलर ब्लाइंडनेस जैसा है, फीमेल्स को नहीं होता है जल्दी, मेल्स को जल्दी होता है, क्योंकि ये एक्स क्रोमोसोम पे है। याद रखो, कोई भी बीमारी जो एक्स क्रोमोसोम पे होती है वो फीमेल को कम होगी और मेल्स को ज्यादा होगी, क्योंकि मेल के पास एक्स का बैकअप नहीं है। मेल के पास एक एक्स है, एक वाई है, तो अगर मेल का एक्स डिफेक्टिव निकला तो गया मेल। तो एक्स वाली जो बीमारी है वो मेल्स में ज्यादा होती है, क्योंकि मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, या तो आर या तो पार। तो सेम जैसा हमने कलर ब्लाइंडनेस पढ़ा, यहाँ पर भी सेम फंडा है। अभी कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया दोनों में हमको क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस देखने मिल रहा है। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है? यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन डिफेक्टिव है, सेकेंड जनरेशन नॉर्मल है, फिर थर्ड जनरेशन वापस डिफेक्टिव निकली, कलर ब्लाइंड नहीं, हीमोफीलिया आएगा। तो फर्स्ट जनरेशन डिफेक्टिव थी, सेकेंड जनरेशन में कुछ नहीं था, थर्ड जनरेशन डिफेक्टिव निकली, यानी बीच में एक जनरेशन स्किप हो गई। मतलब ये जनरेशन डिफेक्टिव है, इस जनरेशन को कुछ नहीं हुआ है, फिर ये जनरेशन डिफेक्टिव हो गई। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, एक को छोड़ के एक जनरेशन डिफेक्टिव निकल रही है। सेक्स डिटर्मिनेशन बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। जो ऑर्गेनिजम्स यूनिसेक्सुअल होते हैं उन ऑर्गेनिजम्स का हम सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं। बायसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स में दोनों ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। बायसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स को हम हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं, मोनोएशियस भी बोलते हैं, जैसे अर्थवर्म वगैरह। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ने से पहले एक्स क्रोमोसोम की डिस्कवरी किसने की ये आपको पता होना चाहिए। हेंकिंग नाम के एक साइंटिस्ट थे, ये कीड़े के ऊपर स्टडी कर रहे थे, अनासा ट्रिस्टिस। जब ये इस कीड़े के स्पर्म्स की स्टडी कर रहे थे तो इनको क्या दिखाई दिया कि 50% स्पर्म में वाई क्रोमोसोम है, लेकिन बाकी के 50% स्पर्म में कुछ अलग ही दिखाई दे रहा था। तो 50% स्पर्म में वाई क्रोमोसोम था, मतलब छोटा वाला क्रोमोसोम, और बाकी के 50% स्पर्म में कुछ तो अलग था। तो उन्होंने टेम्पररी उस क्रोमोसोम का नाम रखा एक्स बॉडी। जैसे मैथमेटिक्स में हम ऐसा बोलते हैं ना, लेट द गिवन वैल्यू बी एक्स, वैसे इन्होंने इसका नाम एक्स बॉडी रखा। आगे जाके इसी का नाम एक्स क्रोमोसोम पड़ गया। ठीक है,
अब सेक्स डिटर्मिनेशन हम कैसे करते हैं, देखो ह्यूमंस के पास 22 ऑटोसोम्स होते हैं और एक सेक्स क्रोमोसोम होता है, इसको एलोसोम्स बोलते हैं। अभी मेल जो स्पर्म बनाते हैं, मेल के पास दो टाइप के स्पर्म बनते हैं, एक एक्स क्रोमोसोम वाला, एक वाई क्रोमोसोम वाला। लेकिन फीमेल के पास तो बाय डिफॉल्ट सेम क्रोमोसोम्स हैं। तो यहाँ पर आपका बच्चा मेल होगा कि फीमेल होगा, ये किस पे डिपेंड करता है, स्पर्म पे डिपेंड करता है। यानी जो ऑर्गेनिज्म हेट्रोगेमेटिक है, इधर देखो फीमेल के पास सेम क्रोमोसोम है तो फीमेल के पास कोई वेराइटी नहीं है, लेकिन मेल के पास दो अलग अलग क्रोमोसोम्स हैं, इसको बोलेंगे हेटेरोगेमेटिक। तो जो क्रोमोसोम्स हेटेरोगेमेटिक होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि बच्चा मेल होगा कि फीमेल होगा। इसीलिए औरतों को ब्लेम करने की बजाय स्पर्म को ब्लेम करना चाहिए, क्योंकि स्पर्म डिसाइड करता है कि वो आगे जाके मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। ठीक है। बट बर्ड्स में भी सेम सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, सिर्फ इधर पे अल्फाबेट बदल दिया, एक्स वाई की जगह पर ZW यूज किया है। और यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा है, ह्यूमंस में कैसा था, मेल्स हेट्रोगेमेटिक थे, यहाँ पर फीमेल हेट्रोगेमेटिक होगी। और मैंने क्या बोला, जो हेटेरोगेमेटिक होता है वही डिसाइड करता है। तो बर्ड्स में फीमेल डिसाइड करती है कि बच्चा आगे जाके मेल बनेगा कि फीमेल बनेगा, बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप शोज ZWZZ टाइप ऑफ डिटर्मिनेशन, बर्ड्स। अभी ये देखो, ये सारे बर्ड्स की कैटेगरी में आते हैं, ये मैमल की कैटेगरी में आता है, ये मैमल है और ये भी मैमल है ना। ये ऑप्शन ऐसा है जिसमें सारे बर्ड्स है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ये। हनी बी में क्या होता है, इसको हैप्लोडिप्लॉइड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन बोलते हैं। यहाँ पर मधुमक्खी जब अंडे देती है तो उन अंडों में से एक बी बनती है क्वीन बी और बाकी की बी बनती है वर्कर बी। क्वीन बी फर्टाइल बी होती है जो आगे जाके अंडे देती है, और वर्कर बी का काम होता है सिर्फ मधुमक्खी कलेक्ट कर करके लाना। तो जब मधुमक्खी हमारी क्वीन बी जब अंडे देती है, इनमें से कुछ हनी बीज आगे जाके मेल बन जाते हैं, ये अपने आप पार्थेनोजेनेसिस करके मेल बन जाते हैं, और कुछ यहाँ पर वर्कर बन जाते हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पर वर्कर बन जाते हैं। अभी ये क्वीन बी जब फिर से फर्टिलाइजेशन करेगी तो ये जो मेल्स हैं इनको हम ड्रोन्स बोलते हैं, इनमें से कुछ ड्रोन्स जाते हैं इसको फर्टिलाइज करने के लिए और फिर से ये अंडे देती है। तो देखो यहाँ पर जो हमारी फीमेल है ना वो हमेशा डिप्लॉयड रहती है, और जो मेल्स होते हैं वो हमेशा हेप्लॉयड रहते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, पार्थेनोजेनेसिस हो रहा है, डायरेक्ट मैचुरेशन हो रहा है। तो हनी बीज का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है ये हैप्लोडिप्लॉइड टाइप है, यानी मेल्स हैप्लोइड है और फीमेल्स डिप्लॉइड है। उसमें से भी एक क्वीन भी होती है, एक वर्कर भी होती है, जो रॉयल जेली खाती है वो क्वीन भी होती है और जो काम करती है वो वर्कर भी होती है। ठीक है। कभी कभी एनवायरमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारे ऑर्गेनिज्म का सेक्स क्या होगा। अभी जैसे ये कीड़ा है बोनेलिया वरिडिस, अगर ये कीड़ा कौन से लोकेशन पे सेटल हो रहा है उस पर डिपेंड करता है कि ये मेल होगा कि फीमेल होगा। अगर ये कीड़ा समझो इफ द लार्वे सेटल्स ऑन द सी फ्लोर तो वो फीमेल बनेगा, और अगर यही लार्वे फीमेल की बॉडी में चला गया, मतलब इसने जो अंडा दिया वो अंडा इसने खुद से खा लिया, तो इसकी बॉडी में जाके फिर वो मेल बन जाएगा। मतलब पहले ये फीमेल बनने वाला था पर अंदर जाके ये मेल बन जाएगा, और अब ये अपने ही मम्मी के बाकी के अंडे के साथ फर्टिलाइज करके फिर से नया अंडा देगा। तो ये ऐसे चलते रहता है, ये कहाँ पे मैच्योर हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। अगर ये अपने मम्मी के मुंह में नहीं गया तो ये आगे जाकर फीमेल ही बनेगी, लेकिन अगर ये अपने मम्मी के मुंह में चला गया तो ये फिर से मेल बन जाएगा। ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स यहाँ पर हमको दो कैटेगरी में बताए गए हैं, मेंडेलियन एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स यहाँ पर बेसिकली मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में पूरा क्रोमोसोम का आपका एब्सेंस होता है। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में थैलासीमिया आता है, सिकल सेल अनीमिया आता है, ये हमने पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। थैलासीमिया में क्या होता है पता है, हमारा जो हीमोग्लोबिन वाला जीन है ना वो जीन डिफेक्टिव रहता है। बेसिकली हमारे हीमोग्लोबिन में 4 प्रोटीन चेन्स होते हैं, 2 अल्फा चेन होते हैं, 2 बीटा चेन्स होते हैं। अल्फा चेन कौन से क्रोमोसोम से बनता है, अल्फा चेन बनता है क्रोमोसोम नंबर 16 से, ओके। और बीटा चेन किससे बनता है, क्रोमोसोम नंबर 11 से। अभी समझो कि किसी का क्रोमोसोम नंबर 16 डिफेक्टिव है तो उसके अल्फा चेन्स नहीं बनेंगे, यानी उसके पास सिर्फ 2 चेन रहेंगे, तो 4 ऑक्सीजन की जगह सिर्फ 2 ऑक्सीजन एक्सेप्ट होगा, यानी ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होगी, तो दिस इज अल्फा थैलेसीमिया। किसी का अगर क्रोमोसोम नंबर 11 डिफेक्टिव हुआ तो बीटा चेन नहीं बनेगा, मतलब यहाँ पे 2 चेन्स गायब रहेंगी, तो इसको बोलेंगे बीटा थैलेसीमिया। तो बेसिकली थैलासीमिया में क्या हो रहा है, यहाँ पर हीमोग्लोबिन चेन नहीं बनती है जिसके वजह से ऑक्सीजन की कमी होती है,
और सिकल सेल अनीमिया में क्या हुआ, वहां पर आपका आरबीसी का शेप डिफेक्टिव है जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी होती है। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस है। अभी अगर हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में बात करें तो सबसे पहली बात आता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है, 21st पोजीशन पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, इसको बोलते हैं ट्राइसोमी। डाउन सिंड्रोम ये किसने डिस्कवर किया था, जॉन लैंगडन डाउन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था और ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। बेसिकली ये कब होता है, जब कोई औरत 45 साल के बाद प्रेग्नेंट होती है। अभी जैसे समझो अगर मैंने शादी लेट की और 45 इयर्स के बाद अगर मैं प्रेग्नेंट हो रही हूँ तो ये मेरे बॉडी में होने के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि 45 इयर्स के बाद ना मीनोपॉज लगना स्टार्ट हो जाता है, तो सेल डिवीजन हमारी बॉडी में थोड़ा स्लो हो जाता है। तो अगर प्रॉपर सेल डिवीजन नहीं हुआ, ये देखो क्यों होता है ये आपको पता होना चाहिए, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारे क्रोमोसोम्स ठीक से सेपरेट नहीं हुए, नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, तो डाउन सिंड्रोम होगा। क्योंकि जब सेल डिवीजन हो रहा है तो एक सेल में 45 क्रोमोसोम्स गए और इसमें 47 क्रोमोसोम्स आ गए, तो ये वाला डाउन सिंड्रोम वाला पेशेंट बन जाएगा। डाउन सिंड्रोम पेशेंट के सिम्टम्स क्या होते हैं, उनका चेहरा फ्लैट होता है, उनका ब्रेन ठीक तरीके से डेवलप नहीं होता, मुंह से पानी निकलते रहता है, उनके हाथ काफी मोटे होते हैं और उनके हाथ में ऐसी एक सिंगल लाइन होती है। तो ये उनके बेसिक फीचर्स हैं। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, यहाँ पर सेक्स क्रोमोसोम ठीक तरीके से सेपरेट नहीं होता, तो यहाँ पर क्या होगा कि एक क्रोमोसोम में 45 गए, एक में 47 आ गए, तो ये वाला जो बच्चा है इसमें एक क्रोमोसोम मिसिंग है, इसीलिए इसको X0 फीमेल बोलते हैं। इसके पास एक ही सेक्स क्रोमोसोम है, तो दिखने में ये फीमेल जैसी दिखेगी, पर इसकी जो गर्दन है वो ऐसी रहेगी, इसके ओवरीज डेवलप नहीं होंगे, इसका सेक्सुअल डेवलपमेंट ठीक तरीके से नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं एक्सो फीमेल या एक्स मोनोसोमी। लाइन फिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, यहाँ पर क्रोमोसोम्स ठीक तरीके से सेपरेट नहीं हुए ड्यूरिंग मियोसिस, इस वजह से यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ गया। मतलब ये बच्चा मेल बनने वाला था बट इधर पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया, इसीलिए दिखने में ये बच्चा दिखने में मेल है बट इसके जो हार्मोन्स हैं वो फीमेल वाले बनने स्टार्ट हो जाते हैं, जिस वजह से ये जो इंडिविजुअल है इनमें फेमिनाइन डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाती है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होना, स्पर्म डेवलप नहीं होते, और ये इंडिविजुअल स्टेराइल भी हो सकते हैं या फिर इम्पोर्टेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम। ये किसी के बहकावे में आके ऐसे नहीं बनते, ये उनका क्रोमोसोमल डिफेक्ट होता है। ओके, तो आपको 2022 में भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का क्वेश्चन था, 2024 में भी था और 2025 में भी था। हर साल आपको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब अगर आप ये टॉपिक नहीं करके जाओगे तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। तो इस चैप्टर में लास्ट के जो 3 टॉपिक है, ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स, सेक्स डिटर्मिनेशन और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, ये आपको कंपलसरी करके जाना ही चाहिए, और स्टार्टिंग के 2 टॉपिक्स, क्योंकि उनमें से ही क्वेश्चंस रिपीट होने के बहुत चांसेस हैं। आई होप आपको आज का चैप्टर मैंने थोड़ा सा फास्ट पढ़ाया है बट मैंने सारे टॉपिक्स कवर किए हैं तो आपको समझ में आया होगा। सीईटी का अगर आपको लाइव लेक्चर्स अटेंड करना है तो हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं सीईटी क्रैश कोर्स में। आप हमारा वरदान बैच ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पर आपका पूरा बायोलॉजी का सीईटी सिलेबस कवर होगा। अगर किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो वरदान बैच ना ज्वाइन करके आप फ्री मटेरियल यूज कर सकते हो हमारे एप्लीकेशन से। अगर आपको इन वीडियोस से थोड़ी सी भी हेल्प मिल रही है तो आप मेरी हेल्प करो और इस चैनल को महाराष्ट्र के सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो, ताकि हर एक बच्चे की मैं हेल्प कर पाऊं और वो अपने एग्जाम की अच्छे से रिवीजन कर पाए। I will see you all very soon with next chapter. Till then, stay tuned and make sure कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।